सो टुडे वी आर स्टार्टिंग इंडियन सोसाइटी। तो प्रोबेबली आप लोगों में से कई जैसे ऑप्शनल में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या अखबार तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये टॉपिक मोर और लेस सिमिलर है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आम जीवन में ही हैं, उनसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक्स उसके आसपास ही घूम रहे हैं। सो की थीम इज सिलेबस क्या है। सिलेबस डिफाइंड है इसका बहुत अच्छे से। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट। अब यहाँ जो चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो एक मिनट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कवर करने में ज़्यादा कुछ डेटा कोट नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। डाइवर्सिटी का और जो इंडियन सोसाइटी का कोर टॉपिक है ये, इसमें आपको बस इंटरलिंकेजेस दिखाने हैं जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी अगर मैं बोलूँ तो आपको दिख रहा है हमारे आसपास रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी है। सो डाइवर्सिटी इज प्रीटी इजी टू काउंटर, और इससे पूरे टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर साल तो आते ही आते हैं। आई मीन सोसाइटी के टॉपिक से 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एक सोसाइटी और एक सोशल जस्टिस, जो सोशल इश्यूज का टॉपिक है। तो इन दैट वी विल कवर डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वुमेन। रोल ऑफ वुमेन मतलब वुमेन रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। अगेन एक रिमाइंडर कि जब हम वुमेन पढ़ रहे हैं तो वुमेन रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शंस का। तो वल्नरेबल सेक्शन जब आप कवर करा रहे हो या आप इकोनॉमी में जब पढ़ रहे हो, तो वहां जो भी आपको डेटा या कोड फैक्ट्स मिलता है उसको सेपरेटली रख लो ताकि वो यहाँ भी यूज हो सके। टेंडेंसी ये होती है कि जो हम गवर्नेंस में पढ़ रहे हो गवर्नेंस में के आंसर्स में लिखेंगे और पेपर 1 वाला पेपर 1 में, पेपर 2 पेपर 2 में। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप वहां का डेटा यहाँ यूज कर सकते हो कुछ। अब पॉपुलेशन यू विल कवर मेजरली इन इकोनॉमी, नॉट इन सोसाइटी। यहाँ पॉपुलेशन का सिर्फ आपको ब्रॉड इफेक्ट दिखाएंगे कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या आ रही है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्लीननेस की प्रॉब्लम आ रही है। पर जो कोर इशू पॉपुलेशन का है दैट इज समवट ऑल्सो डिस्कवर्ड गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही है। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ है वो आपको अमृत स्कीम में मिल रहा है, स्मार्ट इंडिया प्रोजेक्ट में मिल रहा है। तो वो आप अलग से स्कीम्स में भी पढ़ रहे हो। सो ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक्स रेदर देन गोइंग अलोन। तो जो भी है ये रिलेटेड रहेगा उससे, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, वुमेन, पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी ओवरऑल, जिसमें आपके SC, ST, माइनॉरिटीज, वुमेन, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो भी डेटा आपके पास हो सकता है, ट्राई टू गेट इट बैक ऑन अ पेज। अगर एक पेज में आपका रहेगा तो आप सीधा जब GS2 का टेस्ट देने जा रहे हो, सिंपली 1 का देने जा रहे हो, सीधा वहां से वो देख के जाओ, आपको याद रहेगा अच्छा इतना % अभी शेयर है स्कीम्स में या इतना बजटरी एलोकेशन है, ताकि आप स्ट्रेट अवे अपने आंसर्स को वहां कॉपी कर पाओ। तो ये जो इसमें की टर्म्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव सम डेटा ऑन दिस सेपरेटली, नॉट फॉर सोसाइटी बट इन जनरल कहीं भी आपको कोट करना है, ऐसे में बहुत काम आता है ये। देन ग्लोबलाइजेशन इज अ स्पेसिफिक टॉपिक जो लिमिटेड है मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी के टॉपिक से, विल कवर इन डिटेल। सोशल एम्पावरमेंट, यहां मैं सोशल एम्पावरमेंट डिस्कस कर रहा हूं, पर सोशल एम्पावरमेंट की स्कीम्स आपको फिर कहां मिलेंगी, थोड़ी बहुत इसमें मिलने वाली है, थोड़ी बहुत आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो, कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है सोशल एम्पावरमेंट से, कौन सी स्कीम्स हैं। सो ट्राई टू फोकस ऑन द सिलेबस, पिक ऑन द कीवर्ड्स। आपको जो लग रहा है डेटा और भी जगह यूज हो सकता है उसको कोलैबोरेट करो, रेदर देन एक मेरा टॉपिक ये है, मैंने बुकलेट बना रखी है, मैं इसको पढ़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये टॉपिक हो जाएगा। सो डोंट फोकस ऑन दैट, क्वेश्चंस आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, दिस इज कोर सोसाइटी टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि टॉपिक्स आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड। जब आप सोशल इश्यूज पे आ रहे हो तो यहाँ लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर समवट सिमिलर टू गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या पढ़ोगे आप, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की होगी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स फॉर इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज और वल्नरेबल सेक्शन, देन मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, poverty and hunger. So these topics are connected, so always have that data with you, it will help you out. एक पेज आप साथ में सेपरेटली रखो। So we'll cover this topic, और पहला टॉपिक आज हम जो कवर करेंगे वो है salient features of Indian society, right? क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं, जो मैं कह रहा था क्यों कह रहा था। Examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural system। 2021 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इजीली ये टॉपिक पढ़ा दूंगा कि भाई ये नॉलेज सिस्टम है, ऐसे काम हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल ये क्वेश्चन आया है। पर अगर आप 2 साल पहले जाओ तो कोई स्पेसिफिकली ये नहीं पढ़ाता था कि नॉलेज सिस्टम्स क्या होते हैं। जब इसका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी है वो कवर करते हैं, पर आम क्लासेस में टॉपिक नहीं था ऐसा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ये हैं जो आपको खुद से दिमाग लगा के आंसर करने पड़ेंगे। कि आपको अगर पता है कि व्हाट इज ट्राइबल सिस्टम, उनकी सोसाइटी कैसे डिफरेंट है, वो किस तरह चीजों पे काम कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा, ओके दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम, एंड देन यू हैव टू यूज दैट इन आंसर्स। नॉर्मली अब क्या हो रहा है, आप राम आहूजा की सोसाइटी की बुक आती है वो पढ़ने जाओगे कि भाई ट्राइबल कल्चर सिस्टम क्या है, और अगले साल वो क्वेश्चन नहीं आएगा।
So rather than doing that, try to use whatever knowledge you have to focus on this topic. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आया है, ये बार बार आने वाला नहीं. यहाँ पर जब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात आती है, कोई आइडिया क्या होता है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो ट्राइबल्स का अलग होगा मेन स्ट्रीम से? कुछ जो आपको सूझ रहा हो वैसे नॉर्मली भी. बिल्कुल हाँ, अगर आप शुरू से देखो, अगर हम वही जैसे हमने बताया कि हम वो कैसे रहते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो उनका जो प्रोडक्शन का तरीका है वो काफ़ी अलग है बाकी से. सोसाइटी का स्ट्रक्चर मैट्रिलिनियल है, बाकी पेट्रिलिनियल है. तो वो जो भी वहाँ से आप मेडिसिन यूजेज में जाओ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जाओ, वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी जो सिस्टम है वो डिफरेंट है देन व्हाट वी सी विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम. उनका सिस्टम ये होगा कि दे विल प्रैक्टिस एंड देन लर्न. हमारा सिस्टम क्या है, हम स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता है, आपने पढ़ा है टॉपिक, पर आपको खेत पे छोड़ दिया जाए तो आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ के आ गए, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है. और किसी को प्रैक्टिस है उस चीज़ की, कौन सी चीज़ें वहाँ काम कर रही हैं, दे आर मोर सूटेड टू वर्क देयर. सो सिमिलरली वी कैन यूज दैट एग्जाम्पल हेयर कि there is a one example where you have tribal practices in the areas of, let's say, northeast. So how they trap honeybees and how they use honey is vastly different from how commercialization of honey is being done today. तो नतीजा क्या होता है, that balance of ecosystem get disturbed. तो वो जो ideas हैं वो वहाँ discuss करने हैं. तो इसलिए जब हम कोशिश करेंगे इसको समझने का उस dimension से. Again you look at this one. Maintain continuity in traditional social values, enumerate the changes taking place in it. Do you agree regionalism in India appears to be consequence of rising cultural assertiveness? How caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? अब मुझे ये बताइए, ये 3 क्वेश्चन है, सिंपल है. अभी तक हमने आईआर में देखे 2-2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, 3-3 लाइनों वाले क्वेश्चन है. These are single sentence questions, comparatively easy. आप लोगों में से कौन-कौन न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है? आई होप सबको पढ़ना चाहिए, मतलब हाँ, जो मेंस लिखने वाले उनको छोड़ के बाकी सबको डेली पढ़ना ही चाहिए. तो द पॉइंट इज, अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स आते हैं ऑन सोशल वैल्यूज, सोशल कस्टम्स एंड हाउ कल्चरल असर्टिवनेस इज राइजिंग. व्हाट इज कल्चरल असर्टिवनेस? दिस इज समथिंग विच नीड टू अंडरस्टैंड, विच इज ईजियर टू अंडरस्टैंड. कोर टॉपिक है ये. मेरा कहने का मतलब ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये कोर टॉपिक सिलेबस के पॉइंट है जहाँ आपको पता होता है सेकुलरिज्म पढ़ना है, कल्चरल असर्टिवनेस पढ़नी है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्या होती है हमें पढ़ना है. ऐसे क्वेश्चन यू विल वेरी इजीली डील नाउ बिकॉज वो टॉपिक आप पढ़ लोगे. बट आई वॉन्ट टू वॉर्न यू कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा बाहर घूमती हैं. वो चीज़ें बाहर इसलिए घूम रही हैं क्योंकि हमें अप्लाई करना है नॉलेज जो हमारा है हमारी सोसाइटी को देखते हुए. अगेन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन देखो, गिग इकोनॉमी का क्वेश्चन आया. गिग इकोनॉमी आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, पिछले साल सबने पढ़ा है, बट व्हाट दे आस्क, हाउ इट्स हेल्पिंग इन द रोल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. एक प्राइम एग्जाम्पल दो मुझे, कैसे दिख सकता है आपको? क्या गिग से थोड़ा ना रिलेट करेगा वो? एग्जैक्टली. दो एक और एक सबसे अच्छा एग्जांपल इससे भी बेटर है. खाना मंगवाते हैं हम जोमेटो से, क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर्स में बहुत पढ़ते हो. अब ऊबर के बारे में देखते हो, ओला देखते हो ना, वुमेन ड्राइवर्स आर कमिंग अप. अर्बन क्लैब इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल कि जो सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो आपकी हाइजीन की सर्विसेज हो या फिर नॉर्मल जो भी सर्विसेज आप इस एरियाज में देख रहे हो, इट शोज कि वुमेन एम्पावरमेंट जहां पहले नहीं था, उनके पास एक्सेस नहीं था, नाउ दे आर डूइंग दैट. सो दिस इज जस्ट 2 or 3 एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो कि ओके दीज वर द थिंग्स. बट व्हाट इज गिग इकोनॉमी? इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ सोशल इश्यूज, इट इज अ टॉपिक ऑफ अगेन इकोनॉमी इन करंट अफेयर्स. तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट कि भाई कैसे इसका रोल रहा है अभी जो रिसेंट वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है इन रिसेंट टाइम्स. तो यू कैन क्लियरली सी दैट 3 तरह के सेक्टर्स आप डिवाइड करो कि अगर एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ इकोनॉमी काम कर रही है, वी डोंट सी एनीथिंग वर्किंग आउट देयर. ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इन अर्बन एरियाज वी सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो जनरली मैं अगर अपना फोन का ऐप ही खोलूँ तो वहाँ जितने ऐप्स हैं मोस्टली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. उसमें गिग इकोनॉमी फोकस करें, ऊबर, ओला, जोमेटो, इस तरह की सर्विसेज, अर्बन क्लैप हो गई. तो ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, उससे आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाता. अगेन आई एम फोकसिंग, दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी कवर्ड इन अ सिंगल क्लास. यू हैव टू रिलेट इट with different ideas. When you look at empowering women is a key to control population growth. So again, what are the challenges for women in India against time and space? So women is a very favorite topic. हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक साल गैप लेते हैं फिर अगले साल women का टॉपिक आ जाता है. So do this topic very seriously, very thoroughly. Again, whatever I will teach you will not be suffice, क्योंकि क्वेश्चन सीधा उससे नहीं आने वाला है. They will ask you to join the topics from somewhere else as well. So be prepared for that. That's why if you ask questions, it will be better. Explain the statistics that show sex ratio in tribes in India is more favorable to women rather than sex ratio among scheduled castes.
ये क्वेश्चन इज अगेन मोर और लेस टू व्हाट वी कैन से सोशल जस्टिस का ही क्वेश्चन आएगा ये, पर यहाँ आपको सोसाइटी के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। बात स्टैटिस्टिक्स की हो रही है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सेक्स रेशियो ट्राइबल इंडिया में बेटर है देन विद शेड्यूल कास्ट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के पीछे रीजन, इसका रीजन है कि हाउ दे ट्राइब्स एक्ट, दे आर मैट्रीलिनियल, इवन दे आर मैट्री लोकल। इसकी वजह से जो भी सोसाइटी मैट्रीलिनियल होती है, मैट्री लोकल होती है, वहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है, बेटी को घर से जाना ही नहीं है, बेटी के घर में उसका पति आने वाला है। सो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि बेटी का गला घोट देते हैं जिस वजह से लोग, तो वो प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हो रही है। जो कि शेड्यूल कास्ट है, दे आर मेन स्ट्रीम, दे आर लिविंग इन मेन स्ट्रीम, दे आर कल्चरली फोकसिंग, कल्चरली एक्सपीरियंसिंग द सेम लाइफ जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कास्ट का डिफरेंस है, पर उनका जो लोकेशन है वो डिटरमाइन करता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। सोसाइटी में जो आपकी लोकेशन है वो बहुत कुछ डिटरमाइन करती है। अगर आप जंगलों में रहते तो आप किसी भी कास्ट ग्रुप के हो तो आपका रहन सहन बाकी कास्ट ग्रुप से बहुत डिफरेंट होगा। सो ट्राइबल्स आर मेजरली लिविंग इन दोज एरियाज जहाँ की सोसाइटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसलिए उसका नतीजा है कि जो हम देखते हैं आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, in terms of well-being and in terms of leadership opportunities, in terms of property right, they have far better and far, you can say, progressive things compared to us or mainstream people, और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात की गई तो उनके बारे में भी। So try to look in that direction, और generally क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रह रहे हैं। If you look at population, again COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India, comment। तो खैर इट वॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोविड-19 का। अभी भी कोविड-19 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन फर्दर एक्सपेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ कोविड पेंडेमिक, दैट हाउ इट ऑल्टर्ड द वे ऑफ लिविंग एंड हाउ रिसेंटली लेट्स से वर्क फ्रॉम होम, हाउ वर्क फ्रॉम होम हैज impacted Indian society, workplace, and our interaction with our co-workers or our societal interactions, and how digital divide in post-pandemic world or even in pandemic world has created further socio-economic divide. तो कुछ लोगों के पास एक्सेस था, कुछ लोगों के पास नहीं था, तो वो सारी चीजें अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी के क्वेश्चन इस लाइन में यहाँ से आ सकते हैं। बाकी सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन, दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स। पॉवर्टी, वुमेन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हर साल ऑलमोस्ट आ रहे हैं। वुमेन पे तो स्पेसिफिकली आपको देखो हर साल क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। सो दीज टॉपिक्स यू हैव टू फोकस ऑन। बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है इसका, यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, और 2-3 क्वेश्चन काफी इजीली बन जाएंगे। सो आई विल रिकमेंड गेटिंग थ्रू विद दिस। तो पहला टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंडियन सोसाइटी and how society is formed. So first of all, what is society? Any idea? How do you define a society? क्या होती क्या society? What is a society? अपने सोसाइटी में एक कल्चर और कनेक्टिविटी फील हो, ठीक है, कनेक्टिविटी का पॉइंट आ रहा है क्या? तो डू वी टुडे सिटिंग हियर कैन वी से वी आर इन ओनली एज कम्युनिटी और सोसाइटी? हाँ, कल्चर भी डिफाइन होता है कि कल्चर आप, हाँ एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, बिकॉज वी कैन डिफाइन कल्चर डिफरेंटली। एक होता है तरीका कल्चर को डिफाइन करने का इन अ मोर और लेस जो एक स्ट्रक्चरल तरीका, व्हाट इज कल्चर, सो यू नीड टू हैव अ सिमिलर लैंग्वेज और अ स्टेट और अ प्लेस। हाँ, बट समटाइम्स यू कैन डिफाइन इट एज पे योर टर्म्स। हमारा कल्चर हो सकता है वी आर हियर टू लर्न, सो ऑन दैट डायमेंशन वी कैन से वी शेयर सिमिलर ओरिएंटेशन, सिमिलर मोटिवेशंस, एंड वी शेयर अ सिमिलर स्पेस, क्योंकि सोसाइटी को एक स्पेस सिमिलर शेयर करना चाहिए। दैट स्पेस अर्ली यूज्ड टू बी अ टेरिटरी, नाउ वो चीज खत्म हो गई। सोसाइटी डजंट नेसेसरली हैव टू शेयर अ स्पेस व्हिच इज फिजिकल, नाउ यू कैन शेयर अ डिजिटल स्पेस एज वेल। सो व्हेन वी से अबाउट डिजिटल स्पेस शेयरिंग, तो इसलिए हम कहते हैं कम्युनिटीज होती हैं, सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं। नाउ सोसाइटी इज इन डिजिटल वर्ल्ड, वी आर गोइंग अहेड, और वो जो एक टर्म होता है टेरिटरी नेसेसिटी है सोसाइटी की, नाउ इट इज नॉट। सो एक जो नॉर्मल टर्म होता है सोसाइटी का, दैट अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद कॉमन शेयर्ड विद अ शेयर्ड पॉपुलेशन, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज। तो अब वो चीजें थोड़ी सी आप उसको दूसरे तरीके से देख सकते हो। नॉट नेसेसरली वी नीड अ पॉपुलेशन, नॉट नेसेसरली वी नीड टू बी टुगेदर, बिकॉज कई सोसाइटी के आप मेंबर बन सकते हो कि अब तो फिल्म देखने की सोसाइटी अलग होती है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज होती है, बट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज लाइक, तो उस हिसाब से चीजें बदल रही है। बट जनरली व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सोसाइटी इज वन, पॉपुलेशन जो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना पॉपुलेशन की सोसाइटी होगी नहीं।
अगर आप सोसाइटी की बात करो, वी टॉक अबाउट बीज, हनी बीज, उनका एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। देव अ क्वीन बी, उसके आसपास सारी मक्खियां घूमती है, फिर वो शहद बनाती हैं और वो उनका स्ट्रक्चर उसके आसपास घूमता है। तो सोसाइटी इज नॉट ऑफन लिमिटेड टू ह्यूमंस, अगर वैसे देखें सिर्फ पॉपुलेशन पे, बट बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं। ये तो मक्खियों की अवेयरनेस नहीं होती ना उतनी हमारी जितनी। सो दैट्स वाई, बट नेसेसरली पॉपुलेशन तो होनी चाहिए, बिना पॉपुलेशन की आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देन एनी सोसाइटी नीड टेरिटोरियल बेस। That territorial base now necessarily does not require to be like this space, territorial space. The space can now be digital as well. So in post-pandemic world, we are seeing, or in a digitized world, we are seeing movement of society apart from a territorial level to a digital level या cyber level पे हम देख रहे हैं। Then there is a concept of mutual awareness. कोई society तभी बनती है जब उसमें mutual awareness हो कि हाँ मैं भी हूँ और आप भी हैं। For example, आप इंडियन हैं और आप किसी स्टेट के हो सकते हैं, तो आपकी स्टेट की आइडेंटिटी अलग होगी, आपके स्टेट का लेवल ऑफ कोहेशन अलग होगा कि हमारे बीच में अवेयरनेस है कि ओके आई बिलोंग टू दिस स्टेट, और इस स्टेट के लोग वो लोग हैं जो इस ज्योग्राफिकल एंटिटी के अंदर रहते हैं। तो मे बी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट का एक दूसरे स्टेट का, सामने वाला कहेगा नहीं मैं तो इस पर, अब हरियाणा दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, आप गुड़गांव में रहते हो, ठीक है, और गुड़गांव से जस्ट पहले अगर आप आ जाओ तो कौन सा एरिया है दिल्ली का? गुड़गांव से जस्ट पहले कौन सा इलाका आएगा? अरे मान लो आप जनक, यही ले लो आप, ये राजेंद्र प्लेस ही ले लो। कितना डिस्टेंस है यहाँ से गुड़गांव का? 2 घंटे का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम। तो कोई गुड़गांव में रह रहा है, अगर कोई प्रॉपरली दिल्ली में पला पड़ा है तो वो कहेगा आप गुड़गांव से हो, आप दिल्ली से नहीं हो। गुड़गांव वाला आइडेंटिफाई करेगा आई एम फ्रॉम एनसीआर। कोई नोएडा से है तो कहेंगे आप यूपी से, आप दिल्ली से नहीं हो, बिकॉज आप उस बाउंड्री से बाहर रह रहे हो। तो वो वहाँ डिफाइन होता है आपके वोटर आई डी कार्ड से, आपके आधार कार्ड से। बट डू दे शेयर सिमिलर वैल्यूज? दे डू। So sometimes territorial base is very important in deciding who you are, but now we are seeing in certain cases not required at all. But जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी के विद इन सोसाइटीज हैं, एंड दो सोसाइटीज ऑफन हैव अ टेरिटोरियल बेस, इन केसेस दे डोंट हैव ईदर। तो मैं बताना चाह रहा हूँ नहीं कहाँ होगा रिलीजन का। फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, एक रिलीजियस सोसाइटी है, तो वो हो सकता है कोई इंडिया में हो कोई बाहर हो, वी शेयर सिमिलर रिलीजन, तो हमारी एक सोसाइटी हो सकती है। म्यूचुअल अवेयरनेस तो एसेंशियल ये है कि भाई जब तक आप मानोगे नहीं कि वी हैव सर्टेन थिंग्स जिसमें हम रिलेट करते हैं, म्यूचुअल अवेयरनेस हो कि मैं भी बिलोंग करता हूँ सोसाइटी को और आप भी बिलोंग करते हो सोसाइटी को, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। एंड फाइनली अ शेयर्ड कल्चर। कल्चर इज नॉट डिफाइंड पर्टिकुलरली कि लैंग्वेज ही होगा या वो आपकी रिलीजन ही हो सकता है या आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं जो खाना खाते हैं वही होगा। इट इज नाउ वेरी डायनेमिक, इट कैन फ्लो अक्रॉस द रेल्म्स। एंड फाइनली अ साइकिक यूनिटी। साइकिक यूनिटी का मतलब होता है आपको एक मेंटल ये रियलाइजेशन भी होती है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो एज ए यूनियन। इसी चीज को यूज सबसे ज्यादा किया था किसी चीज ने, वो थी फेसबुक। फेसबुक पे इनिशियली लोगों ने अपनी अपनी पूरी कम्युनिटी का सेटअप करा लिया था। ये राज्य एसोसिएशन, ये जातीय एसोसिएशन, ये धार्मिक एसोसिएशन, सबके अपने अपने ग्रुप्स थे। बिकॉज दे एक्सपेक्टिंग कि जो हम यहाँ हम साथ में नहीं है पर हम एटलीस्ट फेसबुक पे हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर दिस, सोसाइटी फॉर दैट, सोसाइटी फॉर जस्टिस। तो वो जो रियलाइजेशन आप जमीन पे नहीं कर सकते वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा था। तो वो साइकिक यूनिटी का एग्जाम्पल था। सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म आज काम कर रहे हैं वहाँ जो ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, ग्रुप्स फॉर लेट्स से क्लाइमेट चेंज, तो वहां पे वो पहले एक यूनिटी बनाते हैं। दे टेक अ डिफरेंट प्रोसेस। जनरली ये होता है एक पॉपुलेशन होती है, उसका एक टेरिटोरियल बेस होता है, उनके बीच में अवेयरनेस होती है, हम चलो इंडियन है, हमारी एक भाषा है, हम उसके हिसाब से एक मेंटलिकेशन करते हो, अच्छा इंडिया एक देश है, हम सभी लोग हैं जिसमें रह रहे हैं। ये एक उल्टा प्रोसेस है जहां आप सोशल मीडिया पर गए, आप जानते नहीं हो, वो कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपने पहले इमेजिन किया वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस करें जस्टिस के लिए, क्लाइमेट चेंज जस्टिस के लिए, हमारा ग्रुप बनाया हमने, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट साइकिक यूनिटी। हाँ, हम सब इसमें बिलीव करते हैं, हम कभी मिले भी नहीं। फ्रॉम देयर वी गो डाउनवर्ड्स कि भाई उसके बाद आप डिफाइन करोगे इस ग्रुप का ये कल्चर है, ग्रुप ऐसे इंटरेक्ट करेगा। फ्रॉम दैट यू गो फर्दर डाउनवर्ड्स कि हाँ अब हमारे में अवेयरनेस होगी, इतने मेंबर्स है, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इस तरह सोच रहा है, मैं उस तरह सोच रहा हूँ। देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली यू हैव इंस्टेड ऑफ टेरिटोरियल बेस यू हैव अ डिजिटल बेस, बट देन यू ऑल्सो से ओके वहां भी एक सोसाइटी बन गई, पॉपुलेशन लास्ट में फॉर्म हुई। पहले ग्रुप किसी एक आदमी ने बनाया, धीरे धीरे लोग ऐड होते चले गए। दिस इज वन वे ऑफ सेइंग सोसाइटी फॉर्मेशन इन डिजिटल एज इज चेंजिंग देन हाउ यू यूज्ड टू सी अर्लियर। ठीक है, तो दिस इज जनरली व्हाट इज हाउ अ सोसाइटी इज डिफाइंड। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। Characteristics are not always positive, they can have a negative as well. Like 4 टेररिस्ट मिल जाएं, एक्सट्रीमिस्ट मिल जाएं, वो ग्रुप बना ले, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल कोई दे दे मुझे, कोई ग्रुप जिसने सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया, खूब तबाही में गई। तालिबान, इस्लामिक स्टेट, ISIS,
क्या किया उन लोगों ने, कुछ लोग थे वो साथ आए, टेरिटोरियल बेस मिला, म्यूचुअल अवेयरनेस है कि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हमारा शेयर्ड कल्चर है दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश सच अ रिलीजियस ऑर्डर, सेकंड यूनिटी आई, अटैक शुरू, कब्जा अफगानिस्तान पे। तो ये एग्जांपल था सोसाइटी का। देन वी मूव टू इंडियन सोसाइटी। नाउ ये जो चीजें होती हैं जो हमने अभी तक यहाँ देखी, वहां हम बात ये कर रहे थे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये सब एक चीज में विश्वास रखेंगे कि यू विल हैव अ शेयर्ड कल्चर, शेयर अवेयरनेस। तो आपको ऐसा लग सकता है कि हम सब अगर एक ही कल्चर रखेंगे तभी एक लेवल पे सोसाइटी के पार्ट हो सकते हैं, बट इंडिया इज अ मिसोनमर, या फिर इंडिया कह सकते हैं आउटलायर, क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी है और एक ही नहीं बहुत सारी सोसाइटीज हैं। Why? Because the characteristics is quite different from others. We have a multi-ethnic society, multicultural society, multi-class society, patriarchy as well as there. We have a concept of unity in diversity. We have coexistence of traditionalism and modernity. पर मेरा पहला सवाल है कि अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो मैंने पेट्रियार्कल सोसाइटी का पॉइंट लिखा, इज इट अ पॉजिटिव कॉनोटेशन और नेगेटिव कॉनोटेशन? नेगेटिव। नाउ टेल मी व्हाई इट इज नेगेटिव? Why we call patriarchal society as a more advanced one, or matriarchal society advanced one, or patriarchal one is negative? Matriarchal होगी तो अच्छी होगी। नहीं, इन जनरल हमें मेट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पे हम एस्पायर कर रहे हैं कि मूव टू अवे फ्रॉम पेट्रियार्की, राइट? एवरीवन इज एस्पायरिंग कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्की से बाहर है। पेट्रियार्की इज एन नेगेटिव टर्म बिकॉज जो रिजल्ट हमें दिख रहा है, इट इज इनहेरेंटली बायस्ड अगेंस्ट वुमेन। So if matriarchy is not biased against men, then it's okay. And right now we are aspiring to move away from patriarchy because इसके रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। पेट्रियार्की को हम बेटर इसलिए कह रहे हैं कि पेट्रियार्की या मेट्रियार्की या मेट्रीलिनियन सोसाइटी जहां हमें दिख रही है, इन ट्राइबल ग्रुप्स वी आर सीइंग वुमेन हैव बेटर प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन हैव बेटर लाइफ स्टैंडर्ड, एंड फैमिली एज अ होल पीपल हैव डिफरेंट राइट्स। अर्लियर इन हार्डली पेट्रियार्कल सोसाइटीज आप क्या देख रहे हो? फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन मेट्रियार्कल सोसाइटी आर नॉट सीइंग कि वहां पे मेल चाइल्ड को मारा जा रहा है, लेकिन जहां पेट्रियार्की है वहां फीमेल चाइल्ड को मारा जा रहा है। दैट्स व्हाई वी सी जो प्रैक्टिस में है इट मेक्स इट नेगेटिव, बट अगर हम नॉर्मली भी देखें तो आउटकम के हिसाब से हम इसको जज कर रहे हैं। सिमिलरली इन दिस टर्म कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे कैसे इंडिया में ट्रेडिशनलिज्म भी है और मॉडर्निटी भी है? हाउ कैन यू डिफाइन दिस पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट बताओ, को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी एक ही साथ कैसे? हाँ ठीक है, कह सकते हैं, बट देन अगेन वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, तो और कुछ बताओ, मतलब कोई एग्जांपल दो जिसकी वजह से कोई बाहर से भी आए तो दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज दे आर इसरो साइंटिस्ट, यू विल से वो इंडियन ही है ओवरऑल। कोई ऐसा एग्जांपल जहां आपको दिख रहा हो कि कोई बाहर से भी आ रहा है, बट टू सस्टेन हियर दे हैव टू फॉलो दिस। यू कांट जस्ट कम हियर एंड से कि मॉडर्निटी फॉलो करेंगे, ऐसे जिएंगे। फॉर एग्जांपल टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स, इट्स अ गुड एग्जांपल, बट अगेन इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्निटी एंड दिस टुगेदर। अब मुझे एग्जांपल दो ना, मॉडर्निटी भी हो ट्रेडिशनलिज्म भी हो। सर वर्किंग वुमेन जो अपने घर का काम भी करके आती है और फिर मतलब नो, दैट इज अ बिग इशू, दैट इज लाइक डबल बर्डन। आप घर का भी काम कर रही हो, बाहर का भी काम कर रही हो, जो एक मैनेजमेंट, एक बैलेंस वो दिखा रहे हैं। हाँ, बैलेंस दिखा रहे हैं। आप लोग कहीं और जा रहे हो, मैं इसका लाइन ऑफ थिंकिंग थोड़ा क्लियर करता हूँ। हाँ, यहाँ आ रहे हैं हम, ठीक है। इट इज अ गुड एग्जांपल टू कोट। सेफ जो आप कह रही हो, अगर आप वो कोट करती हो, इट शोज डबल बर्डन कि अगर कंपेयर करो एक मैन जो घर जा रहा है, अगर ऑफिस में काम कर रहा है, घर में काम नहीं कर रही है, उसकी वाइफ काम कर रही है। पहले वो काम नहीं करती थी, कम से कम घर में चैन से बैठती तो थी, अब उसको घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है। जनरली वो इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए कि जो भी आ रहा है इक्वल काम का शेयर होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। जैसे आपने मैकडी का एग्जांपल लिया, इसका एक और एग्जांपल रिसेंटली है, स्टारबक्स का नाम सुना है सबने। स्टारबक्स किस चीज को बेचती है? स्टारबक्स क्या है? कॉफी। रिसेंटली स्टारबक्स ने कहा कि इंडिया में मसाला चाय बेचेगी अब साथ में, बिकॉज मसाला टी इज एन इंडियन थिंग विच इज वेरी मच ट्रेडिशनल, नॉट एग्जैक्टली ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनलिज्म को हम फॉलो करते हैं कि पैर छू के किया, बट इट मीन्स कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं वहां पर आपको ट्रेडिशनल चीजों को भी इनबिल्ड करना पड़ता है। अगर कोई आप चेन बना लो, फूड चेन खोल लो, तो आप सिर्फ बर्गर बेच के काम नहीं चला सकते, आपको उसमें कुछ ना कुछ इंडियन एस्पेक्ट ऐड करना होता है। अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करो तो इफ यू लुक एट एड्स, व्हाट द पुश, वो अगर एसी को बेचेंगे तो वो ऐसे नहीं दिखाएंगे आप कहीं पूरी तरह वो बन चुके अर्बन, वो आरती करते दिखाएंगे या पूजा करते हुए दिखाएंगे या उनका रहन सहन दिखाएंगे, उसमें एसी दिखा देंगे, उसको हम वो कर रहे हैं। और एड इज अ वेरी गुड वे ऑफ सीइंग कि हाउ सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करती है। पहले वो किसको टारगेट करते थे कि अगर आप एड को देखो तो जब भी वॉशिंग मशीन का एड होगा तो उसमें कोई वुमेन होगी,
ठीक है, जब भी कोई किचन का ऐड होगा उसमें कोई वुमन होगी, मैन का कोई काम ही नहीं होगा वहां। अब पर रिसेंटली वी आर सीइंग अ चेंज इन दैट कल्चर, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मॉडर्न आउटलुक। बट इज फोर्सिंग वुमेन टू वर्क इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन? नो, इट इज नॉट। सो यू कांट कोट दैट एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना कि ऐसा ना लिख दो कि भाई ट्रेडिशन में ही था कि वो काम करेंगे जो आप कह रही थी, तो वो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू टेक अ वेरी ओरिएंटेड आउटलुक। नासा इसरो वाला एग्जाम्पल वॉज अ गुड एग्जाम्पल, बट आई विल ऑल्सो शोकेस दैट हाउ ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट है that we don't have yet a structure which is oriented towards geriatric care. It's an issue. मतलब अनाथालय या अपने माँ बाप को आप छोड़ के आ जाओ वृद्धाश्रम में, इट्स एन इशू इन इंडिया। पीपल विल लुक एट यू विद कंटेम्प्ट कि आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। इन नॉर्मली इन अ मॉडर्न आउटलुक फैमिली वी गो टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वी फॉलो अ सिस्टम जहां पर शादी के बाद लोग नए घर में चले जाते हैं। इट्स कॉल्ड एज न्यू लोकल, मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू हाउस। देयर वाज अ पेट्री लोकल, देयर वाज अ मेट्री लोकल। शादी से पहले अगर आप माँ बाप लड़के के साइड जा रहे हो इट्स पेट्री लोकल, अगर आप लड़की के घर में जा रहे हो इट्स मेट्री लोकल, एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लोकल। शादी के बाद आप नए जगह पे आ रहे हो। सो वी आर सीइंग राइट नाउ अ शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू लोकल सोसाइटी, बट स्टिल वी ऑल्सो सी कि वहां पर भी जो पेरेंट्स का केयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोजेनी, नॉट ऑफ स्टेट। इट शो स्टेट डेवलप हो रहा है, स्टेट के पास कैपेसिटी है, बट स्टिल ऑन सोसाइटल लेवल वी सी taking care of your parents is still a job of progeny instead of the state. It is an example which you can quote maybe. And then you talk about unity and diversity. इसके तो बहुत सारे example हैं. We will discuss in detail. Patriarchal society, multi-class society, multilingual society and multi-ethnic society. State और society में क्या फर्क होता है? State और society में क्या फर्क होता है? Political entity है state. और सोसाइटी इज साइकोलॉजिकल, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो सब इंडियन स्टेट पे भी लागू होती है मोर और लेस। इंडियन स्टेट इज मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी क्लास, पैट्रियार्कल, यूनिटी, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। पहला पॉइंट आते हैं मल्टी एथनिक सोसाइटी। सो जब हम स्टेट की बात करते हैं जनरली एक एथनिसिटी पे एक स्टेट बना होता है ना। जो डिमांड्स होती है, नागालैंड की डिमांड जो है इट इज़ बेस्ड ऑन नागाज, बाय नागाज, ठीक है। तो इंडिया में वैसी बहुत सारी सब नेशनल डिमांड्स हैं। ग्लोबली भी वी सी समटाइम्स हर एथनिसिटी चाहती है कि हमारा खुद का एक स्टेट हो, और स्टेट को चाहिए होती है क्या? स्टेट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। सोसाइटी डजंट रिक्वायर्स दैट। अगर आपको अपना ग्रुप बनाना है, सोसाइटी बनानी है, आप कहीं भी बना लो। अब 10 लोग मिलो, 10 लोग की सोसाइटी हो गई। सो इन इंडिया द बेस्ट पार्ट इज दैट सोसाइटी में जो मेंबरशिप है वो डिफाइन सिर्फ एक ही चीज से नहीं होती कि आप किसी एक सोसाइटी के मेंबर हो, दूसरे के नहीं बन सकते। देयर इज एथनिसिटी, एक एथनिसिटी के ही लोग एक भाषा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं हिंदी अगर बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि एथनिसिटी किसी की और हो पर वो भी हिंदी बोल रहे हो, या लैंग्वेज की बात हो या रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। इट मेक्स इंडिया अ वेरी पिकुलियर सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ दैट। यहाँ ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है तो इसमें जितने रिलीजन के लोग हैं, जितने कल्चर के आसपास, सारे आएंगे। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होने का इंडिया को क्या फायदा हुआ? इन दोनों का इंडिया को क्या फायदा हुआ है अभी तक? मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक सोसाइटी होने का फायदा ये बताओ। हाउ इट हैज हेल्प्ड इंडिया और हैज नॉट हेल्प्ड इंडिया? बीइंग मल्टीलिंगुअल एंड बीइंग मल्टी एथनिक, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बार बार आता है। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी एथनिक्स, मल्टी एथनिक? पहले बताओ प्रोज या कॉन्स जो भी दिख रहे हैं आपको। Different type of cuisines. वो बाद में आएंगे वहाँ। अगेन स्ट्रक्चरली आओ आप, खाना लास्ट का पॉइंट है। इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान या फायदा क्या हो रहा है मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक होने का? वो पॉइंट आएगा बट वो लेटर पॉइंट है। मतलब मेन पॉइंट पे आओ। कंपेयर करो चाइना से, कंपेयर करो जापान से, होमोजेनाइज्ड, नॉट मल्टी एथनिक। But वो तो negatives हो गए ना, आपने positives। दोनों बताओ मुझे, पॉजिटिव भी उसी हिसाब से क्या होगा? यू कैन कंपेयर विद पाकिस्तान फॉर पॉजिटिव्स। हाउ? सब डाइवर्सिटी है तो जो मार्केट की डिमांड होती है वो भी अलग अलग होती है। देखो पहली बात यह है कि आपकी सोसाइटी मल्टी एथनिक है, मल्टीलिंगुअल है, अभी तक 7 है। अगर आप दाएं बाएं देखो, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दे हैव ब्रोकन डाउन। नीचे देखो श्रीलंका, Sinhalese versus Tamils. They wanted to focus on the language of Sinhalese, not on Tamil. We see a division in society, civil war हुई। In India you have South and North, जहाँ पहले कुछ लोगों ने बोला था हम तमिल एलम बनाएंगे based on our own language, but because you have a multi-linguistic setup, you were able to go down there, talk to them and solve the crisis. So this multi-ethnicity and multilingual society provides us a social cohesion, जिसकी वजह से स्टेट में यूनिटी रहती है, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही
varied है, हाँ. That is, we go to second point. It diversifies the representation. So when you have diversification of representation, it creates different groups having their own representative in your political setup. Their demands are met. So when you have a system which is very diverse, which is very representative, it helps in growing your society as well as your economy. तो एक balanced growth होती है, ना कि एक centered growth. जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो it was basically focused on पंजाब. श्रीलंका की बात करें तो बेसिकली नॉर्थन श्रीलंका कोई पूछ ही नहीं रहा था. इट वॉज मोस्टली फेवर्ड अराउंड कोलंबो. किसी भी दुनिया के देश में जाओ जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पे सोसाइटी एक जगह फोकस हो जाती है. रशिया की बात कर लो तो मोस्टली इट वॉज अबाउट पिट्सबर्ग और मॉस्को. सेंट्रल एशिया वाले देश वहां टूट के अलग हो गए. सो इट प्रोवाइड्स यू दैट कोहेशन. फर्दर इट गिव्स यू एन मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो लोग जो हाशिए पर हैं वो लोग भी अपनी बात कह सकते हैं. सो जो उनके ग्रीवांसेस हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड लेटर ऑन जब तक एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक उसका रिड्रेसल कैसे होगा. तो ग्रीवांस रिड्रेसल का भी एक पॉइंट है जो यहां से आता है. ठीक. सो कोर्ट जो हम कहते हैं कि हम को एग्जिस्ट करते हैं उसका पॉइंट यहां से मीट होता है. वी कैन को एग्जिस्ट बिकॉज वी प्रोवाइड दैट लिबर्टी टू हैव अ मल्टी एथनिक एंड मल्टी लिंगुअल सोसाइटी. राइट. सिमिलरली इसके कॉन्स में आते हैं. थोड़ा सा कॉन्स में इसका ये आएगा कि अगर आप चाइना या बाकी देशों को देखो जहां पर एक सिंगल एथनिक मेजोरिटी है या सिंगल लिंग्विस्टिक मेजोरिटी है, दे आर वेरी इजीली एबल टू डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू. अगर आपको आज लॉस बनाने हैं, अगर आप चाइना में हैं तो आपकी हैंड मेजोरिटी है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ये लोग जो फॉलो करते हैं बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. जो 2-4% माइनॉरिटी है दे डोंट रियली मैटर. इन इंडिया वट एवर यू डू बिकॉज देयर सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, यू हैव टू एंश्योर कि जो भी अलग अलग लोग हैं उनकी सेंसिबिलिटीज जो है वी हैव टू केटर टू देम. एंड अ डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके इश्यूज हैं, यू हैव टू टेक अ लुक एट दैट. और जनरली जब आपके पास डाइवर्सिटी नहीं होती तो लोग उसको बिल्कुल स्टॉम्प ओवर करते हैं. नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है सोसाइटी विच इज वेरी होमोजेनस बट इट डजंट हैव द एडवांटेज which a multicultural society will have. For example, इंडिया में हम कहते हैं जब हमने IR पढ़ा कि बुद्धिस्ट सर्किट बना दो, रामायण सर्किट बना दो, इस्लामिक हिस्ट्री के साथ लिंक कर दो. इट इज पॉसिबल बिकॉज यू हैव लेगेसी ऑफ ऑल रिलीजन्स और लेगेसी ऑफ ऑल सोसाइटीज जो एक किसी देश में नहीं हो सकता बाकी में. तो दीज आर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि एप्लीकेशन में टाइम लगता है, इट्स टफ टू गेट थिंग्स डन. बट देन उसके जो प्रोज हैं उसके कॉन्स को आउट क्लास करते हैं. देन इंडिया हैज अ मल्टी क्लास सोसाइटी. इज इट अ प्रो और इज इट अ कॉन? अच्छा या बुरा है? मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव? मोर नेगेटिव. मोर नेगेटिव क्योंकि हम चाहेंगे मल्टी क्लास ना हो, एक ही क्लास हो, क्योंकि सब थोड़े प्रॉस्पर रहे. मल्टी क्लास मतलब कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं. तो जो अमीर हैं वो तो हैं भाई, जो गरीब हैं वो गरीब क्यों हैं? मतलब यहाँ तो आप कह सकते हैं ना कुछ हिंदू हैं कुछ मुस्लिम हैं कुछ सिख हैं, तो भाई सब बनो, क्या ही दिक्कत है? सारे रिलीजन फॉलो मत करो. बट कुछ अमीर है कुछ गरीब, वी वांट एवरीवन टू बी अमीर, कोई गरीब क्यों ही रहे. सो मल्टी क्लास सोसाइटी की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडियन स्टेट पर या सोसाइटी पर? एग्जैक्टली, इनइक्वालिटी ऑन डिफरेंट रेल्म्स. इनइक्वालिटी आ रही है और क्योंकि सोसाइटी हमारी मल्टी क्लास है और उसमें इनइक्वालिटी है, इट पुशेस ऑन टू डिफरेंट डोमेन्स. तो मल्टी क्लास होने की वजह से एक्सेसिबिलिटी का इशू आएगा. कुछ लोग ज्यादा इजीली चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई बताओ, अगर आप अमीर हो तो क्या एक्सेस कर सकते हो, गरीब हो तो नहीं कर सकते? एग्जैक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड मैं तो कहूंगा एनीथिंग यहाँ लिख दो आप, मतलब जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है वो आपके इसमें आ ही जाएगा. सो द पॉइंट इज अ मोर स्पेसिफिक एग्जांपल मैं दूं. अभी के टाइम में तो जब कोविड आया था, दोज हु हैड द मनी वर एबल टू गेट इन टच टू द स्टेट विद पीपल विद द कम्युनिटी बाय डिजिटल डिवाइसेस. गरीबी है भाई, आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते. सो मल्टी क्लास सोसाइटी क्रिएट्स इनइक्वालिटी, क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्रिएट प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी में एक लकूने नॉर्मली आ जाता है कि अगर आपकी स्टेट में बहुत सारी क्लासेस हैं तो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है जनरली फिट करती है उसको जहां तक वो इजीली पहुंच पाए. तो बिजली आपके पास 24 घंटे रहेगी, जो किसी गांव में बैठा है कहीं दूर उसके पास 5 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है. सो दीज थिंग्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव मल्टी क्लास society which should be, at least there has to be some level of parity in terms of service delivery, parity in terms of treatment to them. तो मल्टी क्लास सोसाइटी का इंपैक्ट सिर्फ स्टेट पे नहीं होता, सोसाइटल लेवल पे जो इंटरेक्शन होता है उस पे भी होता है. अगर कोई गरीब है,
आप उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब आप स्पेसिफिकली नहीं, एज ओवरऑल नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति से कोई बात कर रहा है, किसी अमीर से बात कर रहा है, there's a डिफरेंस, ठीक है। अभी कोई आपसे अरमानी सूट पहन के आपसे बात करने लग जाए, क्या चलो क्या हाल है, तो आपका रिएक्शन उस पर्सन को, या कोई मतलब अभी आए आपको लग रहा है कि फटे पुराने कपड़े मिट्टी में वो डूबा हुआ है, आगे हेलो क्या हाल है, तो जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो काफी अलग अलग होगा। सो द इंटरेक्शन विल गेट impacted by उनका क्या हाल है अभी। So that is why a multi-class society creates impact on that level as well, and how you interact with them. Then patriarchy पे आगे और भी बात होगी, but patriarchy society की वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और पॉइंट है मल्टी क्लास सोसाइटी की। जब हम बात करें तो इसमें हम एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ऐड यहीं पे कर लेते हैं, विच इज इंडिया में क्लास तो ज्यादा इशू नहीं है, इससे भी बड़ा कास्ट। सो वी हैव मल्टी कास्ट सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट का जो टर्म है इट इज नॉट हिंदी। सो कास्ट टर्म एक पोर्टुगीज वर्ड से आया है, कास्ट है, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता होगा कास्ट? मतलब होता है नॉर्मली पोर्टुगीज वर्ड, इट मींस अ ब्रीड। सो नॉर्मली जो इंग्लिश का पोर्टुगीज का पूरा ट्रांसलेशन है वो इंडिया में यूज नहीं होता। यहाँ जो हमारा कास्ट है इसका मतलब होता है वर्ण और जाति के ऊपर बेस्ड। तो मल्टी कास्ट सोसाइटी पहले बनी ही क्यों थी, मतलब क्या इसके पीछे ओरिजिन था, क्या वजह था? डिवीजन ऑफ लेबर का कांसेप्ट था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बट बाद में फिर वो रिजिड होता चला गया। आप क्या बोल रही थी? सर ये भी कार्य विभाजन वाला जो हाँ एग्जैक्टली, ये भी वही कह रहे थे, आपने बस हिंदी में बोला उसको। तो कार्य विभाजन बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद सुना है मैंने। तो कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट इनिशियली कहा जाता है इसके पीछे रहा होगा, और बाद में ये और ज्यादा रिजिड होता चला गया। पहले वर्ण सिस्टम था, बाद में वो जाति सिस्टम पे आ गया। पहले वो प्राइमरली हिंदुइज्म में था, फिर हम देखते हैं बाकी रिलीजन में भी फैल गया, और अब इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। ओवरऑल कहीं भी रिलीजन में जाओ हर जगह वो फैला हुआ मिलेगा आपको। सो समथिंग विच वाज मोर और लेस लिमिटेड अर्लियर, कंसिडर्ड लिमिटेड कि हम हिंदू सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो वहां से बाकी पार्ट्स में भी फैल गया। जो अभी तक हम देख रहे हैं मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इट केटर्स अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता। सिमिलरली मल्टी कास्ट सिस्टम पे नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि हम फोकस कर लेते हैं हिंदू रिलीजन पर। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां कोशिश करना कि आप जो इसका मल्टीपल, जो इसका मूविंग अवे टू अदर रिलीजन है वो भी मेंशन कर पाओ, क्योंकि जब कास्ट है तो कास्ट की इंटरनल डायनेमिक्स अलग है। इंटरनल डायनेमिक्स ये है कि कोई एक कास्ट जो पहले दूसरी कास्ट हुआ करती थी सोशल हायरार्की में, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। कैसे? इट इज अ सिस्टम कॉल्ड एज संस्कृताइजेशन। मतलब कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, वो कुछ चीजें फॉलो करती थी, उनकी अपनी ऐतिहासिक रूप से मान लो वो एक पर्टिकुलर भगवान को पूछती थी, एक तरह की कुछ चीजों को फॉलो करती थी। कुछ समय बाद उनको देखा कि सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले जो है ना, किसी और भगवान को पूछते हैं, कोई और सिस्टम फॉलो करते हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया कि तो वो जो स्ट्रक्चर है कॉपी करने का, कि उनके जो कस्टम्स है, जो सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे लोग भी वो फॉलो करने लग जाएंगे। तो उनको ऐसा लगेगा कि ओके वी हैव सिमिलर हायरार्की, हम उसी लेवल का काम कर रहे हैं, तो वी विल बिलोंग टू दैट कैटेगरी, एसोसिएट विद देम। इट इज अ कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। जनरली ये देखा गया है संस्कृताइजेशन ट्राइबल कम्युनिटीज ने ज्यादा फॉलो करी। जब वो मेन स्ट्रीम में देखा उन्होंने, ट्राइबल कम्युनिटी जब जुड़ी, रोड बने, सड़कें बनी, उन्हें दिखा अच्छा ये जो लोग हैं ये फॉलो कर रहे हैं, इससे इनको अपर हायरार्की का सब कुछ मिल रहा है। बात ये नहीं कि इनको स्टेटस क्या मिल रहा है, बात ये कि आपको एक्सेस क्या मिल रहा है। ऐसा देखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात जाओ, गुजरात के फेमस नवरात्रि फेस्टिवल है, क्या नाम है उसका? गरबा, ठीक है। तो गरबा का एक्सेस किसको मिल रहा है? अगर आपको गरबा करने को मिल रहा है और आप वहां पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप चाहोगे कि भाई मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो आप देखोगे यहाँ पे जाने का ऑप्शन क्या, कैसे जा सकते हैं, तो क्या क्या स्ट्रक्चर ये फॉलो करते हैं। तो वैसा ही नॉर्मल लाइफ भी होता है कि आप कोई बाहर से आपको दिखा अच्छा वहां तक कैसे पहुंचा जाए, ये चीजें करते हैं, हम वैसा बन जाएंगे। सो द मिमिकिंग ऑफ दोज customs and procedures by different caste groups which are considered a lower one, to reach that is called as process of संस्कृताइजेशन। तो ये एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट था, नॉट नेसेसरी फॉर यू, बट संस्कृताइजेशन में वही होता है, फॉलो अप करके वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ये होता है मिडिल कास्ट में, अपर मिडिल क्लास कास्ट के जो ग्रुप हैं, वो जो अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हैं ऊपर के लेवल पे, देन वी डू दैट। वो जो मूवमेंट है इट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम वर्ण सिस्टम। मैं एक मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या सिस्टम है वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम का। एक आता है वर्ण और एक होती है जाति, और इंग्लिश में हम दोनों को डिनोट करते हैं कास्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोनोटेशन है कास्ट, ये गलत है क्योंकि जिस वर्ड से है उसका मतलब होता है ब्रीड। और जनरली जो वर्ण होता है इसका मतलब होता है कलर, और जाति मतलब कोनोटेशन कहा जाता है जो इट स्टिक्स टू यू। तो ये तीन टर्म्स हैं,
कास्ट में तो जनरली सेम होता है। अभी जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है सोसाइटी में मोस्टली इज नॉट वर्ण सिस्टम, मोर लाइक जाति सिस्टम। वर्ण सिस्टम वाज 4 वर्ण थे, चतुर्वर्ण सिस्टम इसको कहता है, चतुर्वर्णाश्रम पहले कहते थे इसको। वर्ड में 4 वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण है भाई? ठीक है, ये 4 थे और इनके अलावा एक 5वां स्ट्रक्चर था जो इनसे बाहर रहते थे, जो वर्ण सिस्टम में बाहर थे। ठीक है, पॉइंट ये था कि जो एजुकेशन का काम कर रहा है उसको ब्राह्मण में डालते थे, जो बिजनेस का काम कर रहा है वो आ जाएगा आपके वैश्य में, जो सर्विसेज का काम कर रहा है वो आ जाएगा शूद्र में, और जो लड़ रहा है सोल्जर क्लास में आता है वो आ जाएगा ये क्षत्रिय में। सॉरी क्या आएगा यार। सो द पॉइंट वाज इट वाज समवट सिमिलर। अगर आप प्लेटो पढ़ोगे तो उसकी थ्योरी कुछ ऐसी ही थी। बट द प्रॉब्लम विद दिस वाज दैट कि यहाँ सिस्टम ऐसा था कि जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप ब्राह्मण बन गए, अगर आप काम करें तो उस हिसाब से आपका डिफरेंशिएट होता था। और आप ये एक स्ट्रक्चर था जो कि ओपन था। ओपन इन सेंस यू कैन मूव अप द लैडर, ये लैडर के ऊपर नीचे हो सकते थे आप, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम कर रहे हो। प्रॉब्लम ये आई समय के साथ, वर्ण सिस्टम में दिक्कत ये आ गई कि जो जिस कास्ट में था वो उसको एक कहा कि आप जिसमें पैदा हो रहे हैं आप उसी कास्ट में फंस जा रहे हो, उसी वर्ण में फंस जा रहे हो। तो अब धीरे धीरे जो ये लैडर था विच वॉज मोबाइल, सो अर्लियर वर्ण सिस्टम वॉज मोबाइल, मोबिलिटी थी इसमें। आप मूव अप मूव डाउन कर सकते थे लैडर का एज पर योर वर्क विच यू आर डूइंग। बट अब क्या हुई, मोबिलिटी हो गई खत्म। नाउ वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स अ मोर रिजिड वर्ण सिस्टम। रिजिड वर्ण सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि जो जहां पैदा हो रहा है उसके हिसाब से उसकी जात या उसका वर्ण डिसाइड होने लग गया। एंड देन ये 4 वर्ण के अंदर अलग अलग कास्ट का स्ट्रक्चर पैदा होने लग गया। जो ये 2 लेवल है इनके बीच में बहुत सी ऐसी जातियां बन गई, इनके बीच में बहुत सी जातियां बन गई। तो और इसमें ब्रेकअप शुरू हुआ। जो प्राइमरीली शुरू होता है, ये जो ब्रेकअप है ये शुरू होता है कहां पे, जब इंडिया में बाहर से जो और सोसाइटीज मूव करती हैं तब। स्पेसिफिकली जब ब्रिटिश इंडिया में आकर हमारा सर्वे स्टार्ट करते हैं 1902 में, आई थिंक पहला सर्वे हुआ था, पहला सिस्टमाइजेशन सर्वे हुआ था जहां पर पूरी लिस्ट बनी थी कि कौन किस कास्ट का है, कैसा है। तो वहां से फिर जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। कास्ट मिल गई, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस रीजन का है। तो वहां जो 4 वर्ण थे उनमें ढेर सारी कास्ट जातियां बनती चली गई। और अभी वर्तमान में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वर्ण सिस्टम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो जाति सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें लोगों का डिवीजन हो गया है एज पर कहाँ वो पैदा हो रहे हैं, किस कास्ट में पैदा हो गए, जिंदगी में उसी में रह जाएंगे। पर एक इसमें अब धीरे धीरे चेंज ये आ रहा है कि चलो भाई पहले वर्ण था फिर जाति में शिफ्ट हुआ। अभी रिसेंट एक नई चेंजेस में आ रहे हैं जहां पर ये जो क्लास है ना, ये क्लास कास्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्लास कास्ट इंटरेक्शन, कास्ट क्लास इंटरेक्शन का एग्जांपल है कि ऐसा देखा जा रहा है कि नॉट नेसेसरली हर ग्रुप में, पर कुछ हद तक की जो अपर क्लास होती है वहां पर कास्ट की विजिबिलिटी कम हो गई है। अगर आप महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सामने वाला किस कास्ट का आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी विजिबिलिटी कम आ गई है क्योंकि उनका रहने खाने का स्टाइल सिमिलर हो गया है। और वो विजिबिलिटी जितनी वहां कम हुई है उतनी मिडिल और लोअर लेवल में बढ़ गई है, जहां पहले विजिबिलिटी थी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो बिलो द लैडर, वहां पर विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कास्ट के हिसाब से, क्योंकि आपका काम आपको तभी मिलेगा, जॉब तभी मिलेगी जब आप पर्टिकुलर कास्ट के बिलोंग करते हो। आपको वो रिजर्वेशन मिल पाएगा या नहीं, कि आपको एक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो वहां चीजें कंट्रोल हो रही हैं बाय द कास्ट ग्रुप्स। सो दिस विजिबिलिटी कम होना इन हायर क्लासेस एंड विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाना इन मिडिल एंड लोअर कास्ट विच वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। तो चाहे गुज्जर जो आंदोलन हुआ था या आप हरदम कोई ना कोई कास्ट आंदोलन देखते रहते हो, तो विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है ऑन मिडिल एंड लोअर लेवल। और ये और एक्सपेंड हो रहा है। विजिबिलिटी का एग्जांपल आप देखोगे फिर इन अदर रिलीजन्स एज वेल, इन क्रिश्चियनिटी, इन इस्लाम। तो जो पसमंदा मूवमेंट है इन इस्लाम, या फिर क्रिश्चियन दलित्स का जो अपना मूवमेंट है टू एंश्योर कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, वो आपको दिख रहा है जब विजिबिलिटी बढ़ रही है मिडिल एंड इन लोअर कास्ट स्ट्रक्चर, जबकि अपर क्लास सिस्टम में वो टूट रहा है। जो भी चीज टॉपिक्स यहाँ हैं एट द सेम टाइम, एक शब्द होता है श्रोडिंगर्स कैट, मतलब एक बिल्ली होती है जो एक टाइम में जिंदा भी है और मरी हुई भी है। तो उसी तरह से जो भी यहाँ हो रहा है वो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। एग्जाम्पल, जो अपर कास्ट में इनका विजिबिलिटी कम हो रही है उसका ठीक उल्टा भी हो रहा है। कि अभी रिसेंटली जो इंडियन लोग बाहर हैं, एनआरआईज, वहां पर कई सारे केसेस लॉ सूट फाइल हुए इन गूगल एंड एट माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस के ऊपर भी हुआ था कि जो हायर लोग जो बाहर एनआरआई जाके रह रहे हैं वहां पर वो कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए वो थोड़े जो लोअर कास्ट हैं उनके खिलाफ प्रमोशंस हो रहे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। सो कुछ लॉ सूट्स वहां भी फाइल हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई रिसेंट न्यूज मिलती है तो यू कैन यूज दैट, दो वी आर विटनेसिंग दिस बट देयर आर सम एग्जांपल्स एज वेल ऑफ अपोजिट हैपनिंग एट टाइम। तो जो मैं कह रहा हूँ ये सब हो रहा है,
ठीक कहीं कहीं या नहीं भी हो रहा है, बट मैं जो बोल रहा हूँ इट इज मेजरली हैपनिंग, नॉट यूनिवर्सली हैपनिंग. सो आई होप ये क्लियर हो रहा है कि मेजरली हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा. ठीक है, नेसेसरली आपके साथ नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं किसी के साथ हो रहा है. तो मल्टी क्लास सोसाइटी में मल्टी क्लास सोसाइटी कोलाइड कर रही है. कोलिजन का नतीजा ये है कि कुछ लेवल्स पे कास्ट इनविजिबिलिटी बढ़ रही है, कुछ में कास्ट विजिबिलिटी बढ़ रही है. देन ये क्लास और ये कास्ट आके टकराती है हमारी पेट्रियार्की के साथ, जहां इसका एक और खतरनाक जहर बन के तैयार होता है, जहां आपका कास्ट, आपकी क्लास और आपका जेंडर, वो तीनों आपके हिसाब से आपके रिसोर्सेज को डिफाइन करता है, जहां और से मुद्दे खड़े होते हैं. जब आप कास्ट या क्लास की बात करते हैं तो क्लास में एक खास बात है, एक शब्द होती है कि कोई भी सोसाइटी बढ़ेगी कैसे, सोसाइटी कैसे बढ़ाओगे आप, और ज्यादा लोग उसमें ऐड होंगे, एक्सपेंशन होगा. तो अगर आप भाई कोई पोएट सोसाइटी चला रहे हो तो वहां चलो सब्सक्राइबर बढ़ा लोगे, इस राइटर की बुक बेच दी, लोगों को अच्छा लग गया, राइटर बढ़ लिए. पर अगर आपको एक कास्ट से एक रिलीजन का फॉलोअर बढ़ाना है तो या तो फॉलोअर बढ़ा लो, रिलीजन का तो फॉलोअर बढ़ा लो और लोग आ गए उस धर्म में. पर कास्ट का तो कॉन्सेप्ट ही है, जो जहां पैदा हुआ उसी कास्ट का मेंबर रहेगा. तो कास्ट को बढ़ाना है तो उसको कास्ट की जनसंख्या बढ़ानी होगी, तो और बच्चे चाहिए उन्हें. सो उसके लिए करनी होगी शादी. तो वहां वो कैसे करेंगे शादी कि भाई पॉल्यूशन ना हो. तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आता है कास्ट सिस्टम में. प्योरिटी एंड पॉल्यूशन एक टर्म आता था नॉर्मली, एक एनालिसिस था कि हाउ इस्लामोफोबिया जो एक टर्म है वेस्ट के कॉन्सेप्ट में और इंडिया के कॉन्सेप्ट में उतना अप्लाई क्यों नहीं होता. क्योंकि कहा जाता था कि जो यूएस है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर इस्लाम वाज अ फोबिया बिकॉज उन्होंने कभी इस्लाम को देखा नहीं था, दे हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. इन इंडिया इस्लाम इज वेरी नेचुरल, लोगों ने देखा होता है. इंडिया हैज एक्सपीरियंस विद मुस्लिम बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज बीन हिस्टोरिकल. तो कुछ नया नहीं है लोगों के लिए, तो जिसको लोग जानते नहीं, लोग उससे डरते हैं. सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट वाज ऑल अबाउट जो भेदभाव होता था, इट वाज नॉट अबाउट फोबिया, इट इज अबाउट प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. कौन ज्यादा शुद्ध है, अगर आप ज्यादा शुद्ध हो तो ठीक है, आप मेरे किचन में आ जाओ, आप मेरे साथ खाना खा लो. अगर आप शुद्ध नहीं हो तो भाई मैं आपको टच भी नहीं करूंगा. तो कास्ट सिस्टम तो इस हिसाब से चल रहा था. सो होल कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. सो अब अगर इनको सेम जो प्योरिटी है वो एग्जिस्ट करानी है अगले मेंबर के साथ भी, तो प्योर ब्रीड के लोग शादी करेंगे तभी तो प्योरिटी आगे जाएगी. सो दे फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोगेमी, मतलब सेम ग्रुप के लोग ही आपस में शादी करेंगे. इसी में अगेन एक और वर्टिकल कट आता है विच इज अबाउट गोत्र, बिकॉज गोत्रास आर कंसिडर्ड कि भाई आप सिमिलर गोत्र के हो, मतलब आप सेम रिलेशन शेयर करते हो. सो सिस्टर साइड या ब्रदर साइड आ गए, तो वहां पर जो फॉलो होता है वो होता है एक्सोगेमी. सो कंफ्यूज नहीं होना है, इन गोत्रास दे फॉलो एक्सोगेमी और ओवरऑल इन कास्ट ग्रुप्स दे फॉलो एंडोगेमी, कि सेम कास्ट के लोग शादी करेंगे. ठीक है, और रिलीजन में नॉर्मली होता ही होता है कि वो कि रिलीजन का एंडोगेमी होगी, फिर कास्ट की एंडोगेमी होगी. दिस इज स्ट्रक्चर. एंडोगेमी का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम देखते हैं क्लासेस में भी फॉलो होते हुए, कि अगर कोई अमीर है तो गरीब से शादी नहीं करेगा. सो इन अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली, एंडोगेमी इज अ मेजर फैक्टर. बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि अगर एंडोगेमी इंडिया में खत्म हो जाए तो कास्ट स्ट्रक्चर इजीली डिसमेंटल हो जाएगा. रीजन बीइंग दैट कि अगर दो अलग अलग कास्ट के लोग शादी करने हैं तो किसकी तीसरे बच्चे की क्या कास्ट होगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से. देन अगेन जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना ये भी आके टकरा गया पैट्रियार्की, तो वहां वो उसका सोल्यूशन है कि जो फादर की कास्ट है वही इसका कास्ट हो जाएगा. सो इट्स अ ह्यूज इशू. अब रिलीजन के केस में सेम होता है कि अगर दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करें, क्योंकि रिलीजन में भी एंडोगेमी होती है, वहां अगर एक्सोगेमी फॉलो हो कि अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करें, तो जो बच्चे की कास्ट है वो पता नहीं रहेगी. पर अगेन वहां पर आगे पैट्रियार्की टकरा जाएगी कि भाई जो फादर का रिलीजन है, फादर की कास्ट है, वही वहां पर उसका कास्ट या रिलीजन बन जाएगा. सो व्हेनेवर यू लुक एट दीज एस्पेक्ट्स, यू हैव टू कंपेयर दीज वेरिएबल्स, कि इंडियन सोसाइटी में जो इश्यूज आते हैं वो कास्ट क्लास के स्ट्रक्चर के साथ, पैट्रियार्की के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. राइट, ये बातें आ गई यहां. अब जो भी कास्ट या रिलीजन का पॉइंट होता है, दे ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग. जो ये कास्ट वाले हैं या जो ये क्लास वाले हैं, दे विल एस्पायर टू हैव वन थिंग, दे वुड वांट होमोजेनस. मतलब हमें साथ रहना है तो हमारे जितने लोग हैं आसपास के वो सेम कास्ट के हों, या हमारे साथ वाले जो हैं वो सेम क्लास के हों, या फिर जो हमारे रिलीजन का एंगल है वो सारे हमारे सेम रिलीजन के हों. हम स्टेट भी वैसा बनाए, सोसाइटी भी वैसा बनाए. ये तीनों थ्रेट होता है एक चीज को. वो थ्रेट है किसको? यूनिटी को, डाइवर्सिटी को. तो आप ये चाहते नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, हम एज ए सोसाइटी चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो. सो दैट्स व्हाई वी फोकस मोर ऑन एनहिलेशन ऑफ कास्ट,
वी फोकस मोर ऑन एनालिसिस ऑफ कास्ट इज प्राइमरली बुक बाय B.R. अम्बेडकर, जिसको पता ना हो, काफ़ी फेमस है, आप उसको कोट कर सकते हैं आराम से। और हम एनालिसिस ऑफ रिलीजन की बात नहीं करते, क्यों? सर बट इंडिया में एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर उतना फोकस किया गया है क्योंकि वो बहुत रेडिकल कंसेप्ट हो जाता है। नहीं, एनालिसिस ऑफ कास्ट नॉट एज पर पॉलिटिकल वो ओरिएंटेशन नहीं है, बट इफ यू लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, हम ये चाहते हैं कि कास्ट के हिसाब से डिवीजन ना हो, वी फोकस एज अ पर्सन, जो उसकी आइडेंटिटी उस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ रिलीजन भी नहीं चाहते। बट अ स्टेट डज नॉट हैव अ कास्ट और अ रिलीजन, स्टेट शुड लुक एट एवरी सिटीजन फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन उसको देखेगा। So that's why very essential कि हम we go beyond caste, class and religion when we look at a citizen. So Indian society as a whole should look at its member, क्योंकि हम सब Indian society के members हैं, हमारे अपने अपने religion हैं, अपनी अपनी languages हैं, अपनी अपनी caste group हो सकती हैं, but as a state, as a member of this Indian society, we should not have any caste, class or religion. We should be, you know, just part of the society or citizen of the state. So यहाँ पर जो हमारी diversity है उसका क्या फायदा होता है, हमने डिस्कस किया कि it makes us more diversified, so it gives us more options, or it helps us in grievance redressal, it helps us in voicing our opinion, it helps us in having a state which is more representative, it helps us in having a multicultural society. अब ये यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, खैर वो आगे डिस्कस करेंगे हम, जो मॉडल्स हैं। बट यूनिटी का एग्जांपल डाइवर्सिटी में कोई है इंडियन स्टेट के अलावा जहां आपको दिख रहा हो कि हाँ ये एक एग्जांपल है कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे काम आती है, जितना डाइवर्स होगा उतना अच्छा होगा? कोई एग्जांपल? कोई स्टेट नहीं, सोसाइटी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको दिख रही हो, जितना डाइवर्स उतना अच्छा। हाँ, पॉलिसी में डाइवर्स, पर हर जगह डाइवर्स होगी दिक्कत हो जाएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ एक एग्जांपल जहां पे जितनी डाइवर्सिटी होती है उतना अच्छा आपको लगता है, मतलब फॉर एग्जांपल चाहे वो आपका लैपटॉप हो जाए, फोन हो जाए, क्या? बहुत ही इंटेलिजेंट एग्जांपल दिया है ये। मैं तो नॉर्मली, हाँ पार्लियामेंट इज अ गुड एग्जांपल, जहां जितनी डाइवर्सिटी उतनी अच्छी है। मोर स्पेसिफिक मैंने ये सोचा नहीं था कि पार्लियामेंट का नाम यहाँ कोट करूं, बट इट्स अ गुड एग्जांपल। मैं तो बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा था। सैलेड, ठीक है, जितने तरह के फल सब्जियां आ जाए उतने मजेदार, ठीक है, तो सैलेड आ गया। या फिर अगर आप कोशिश करो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने ज़्यादा ऐप्स की डाइवर्सिफिकेशन उतना अच्छा होता है। सो समटाइम्स डाइवर्सिटी हेल्प्स, नॉट नेसेसरली कि हमेशा दिक्कत ही डालती है। पहले एक इमेज थी इंडिया में कि इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया का एक सरदर्द है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इजीली हो नहीं सकती, पॉलिसी मेकिंग बहुत डिलेड हो जाती है, इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। बट दीज थिंग्स, बट हमने जैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया वो दिखाता है कि इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। अगर हम आए इंडिया की सोसाइटी के बारे में, तो वही स्ट्रक्चर है वो वाला, ये आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। सो इसके फीचर्स में आप देखो, जो एज है उसके हिसाब से चेंजेस कैसे आए हैं। प्राइमरली ऋग्वेदिक टाइम में क्या था, वर्ण सिस्टम था, जैसे बोला वो वर्ण सिस्टम जो हमने डिस्कस किया। चतुर्वर्ण सिस्टम था जिसमें मोबिलिटी थी, आप ऊपर नीचे कर सकते थे। धीरे धीरे मेडिवल पीरियड आया, इसमें एंट्री ऑफ इस्लाम होता है, इस्लाम अपने साथ कुछ चेंजेस लाया जिसके थ्रू कुछ लोग जो थे वो कन्वर्ट कर गए इन इस्लाम। तो जो कन्वर्ट कर गए तो उनको लगा क्यों कन्वर्ट करने हैं, तो जो कन्वर्जन हुआ है जनरली बाय जो लोअर कास्ट ग्रुप से हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए लगा। इसी पीरियड में आप यहाँ बुद्धिज्म में भी लिख सकते हैं पॉइंट कि अराइवल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि उनको दिख रहा था जो कास्ट सिस्टम है कितना प्रिवेलेंट है, इसको रोकने के लिए नए रिलीजन आ गए। तो फिर वहां देखते हैं हिंदुइज्म में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। सो लेटर दिस पीरियड वी सी राइज ऑफ भक्ति पीरियड, जहां पर they started making some changes in the religion itself on societal level। फिर ब्रिटिश पीरियड आता है जहां पर हम देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट। कैसे कंसोलिडेशन हुआ, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ये कास्ट ग्रुप है, यहाँ के लोग इस कास्ट के हैं। पहले वैसा कंसोलिडेशन नहीं था, एक भगवान जो हिंदू सोसाइटी का होता है वो अलग अलग थे, कई सारे थे, बट इन्होंने उसको कंसोलिडेट किया, इन्होंने फॉलो करना शुरू किया जो सिस्टम यूरोप का है वैसा। तो जो कास्ट ग्रुप्स थे इनको उन्होंने फ्यूडल ग्रुप्स बना दिया एक तरह से। कास्ट ग्रुप से इन्होंने सिस्टम शुरू किया कि जो कास्ट ग्रुप सबसे टॉप लेवल का है उसका ही जो जस्टिस सिस्टम है या जैसे वो फॉलो करता है ऑर्डर, हम वही फॉलो करेंगे पूरे रिलीजन के लिए। तो अर्लियर ये होता था कि जो जुडिशरी सिस्टम हुआ करता था इंडिया में ड्यूरिंग मुगल पीरियड, अगर आप पढ़ोगे, पोस्ट मुगल पीरियड अगर आप पढ़ोगे, उसके बाद से टिल ब्रिटिशर्स, वी फॉलोड अ सिस्टम विच वाज प्राइमरीली नॉट वेरी सेंट्रलाइज्ड। जो लोकल ग्रुप्स थे वहां उन्होंने छोड़ दिया था, जो पंचायत थी वो डिसाइड करती थी उनके साथ क्या दिक्कतें हैं या क्या सिस्टम्स हैं। दे डिडंट हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या फिर ऑफ जस्टिस सिस्टम या फिर प्रॉपर्टी राइट्स। ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन सिस्टम लाना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया कि पहला जो सेटअप था, इन्होंने कहा कि जो
स्प्रिटीज हैं उनके हिसाब से हिंदू सिस्टम रूल करेगा, और जो इस्लामिक सिस्टम था वो उन्होंने जो मुनसिफ सिस्टम था उसके ऊपर छोड़ दिया। तो जो डाइवर्सिटी विद इन हिंदुइज्म या मिडिल इस्लाम थी वो खत्म हो गई। इन्होंने क्लासीफाई करेगा ये सिस्टम फॉलो होगा, ये फॉलो करो। देन इन्होंने ओनरशिप राइट्स शुरू कर दिए फॉलो करने, जो हिंदू या मुस्लिम रिलीजन के थे वो। और अगर ट्रैवल ग्रुप से कोई है तो वहां ओनरशिप राइट्स कंप्लीटली डिफरेंट हुआ करती थी। जो मैट्रीलिनियन सोसाइटी है, जो मैट्री लोकल सोसाइटी है, वहां पर जो लोग फैमिली आगे बढ़ती है वहां माँ का नाम लेके आगे बढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी, फेमस किंग। सो हाँ, तो वो सातवाहना से थे, एंड वो रूलर का नाम ही अपनी माँ से आता है। तो अगर आपने मार्वल की फिल्में देखी हो तो उसमें कैरेक्टर थोर, तो ओडिनसन बोलते हैं, तो उसके फादर का नाम ओडिन होता है। सो यहाँ हम देख रहे हैं गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का बेटा। सो वी सी इंडिया में जो सिस्टम था थोड़ा अलग था। तो मैट्रीलिनियल था सोसाइटी, बट इट डजंट मीन कि वो मैट्रियार्कल था। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस। 3 टर्म्स हैं जो याद कर देख लीजिए आप लोग क्या डिफरेंस है। मैट्रीलिनियल मतलब आप अपनी जो वंश है उसका लीनिएज फ्रॉम मदर साइड ढूंढते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फादर साइड हो जाता है, आपका जो सरनेम है वो आपके फादर साइड से आता है जनरली, और आप वहां से ढूंढते हो कि हाँ मेरा वंश जो है ना XYZ, तो आप फादर साइड से जाते हो। इन मैट्रीलिनियल सोसाइटी द लीनिएज इज डिसाइडेड फ्रॉम द मदर साइड, बट इट डजंट मीन कि अगर वो सोसाइटी मैट्रीलिनियल होगी तो वहां मैट्रियार्की होगी। मैट्रियार्की इज समथिंग एल्स देन मैट्रीलिनियल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी में व्हाट इज पैट्रियार्की, फादर्स के साइड से डिसीजन होता है सब कुछ का। इन दिस द रिसोर्सेज और द ओनरशिप और द कस्टम्स आर फॉलोड फ्रॉम मदर साइड, मैट्रियार्की हो गई। तो जब मैं सातवाहना की बात करूं तो वहां ऐसा नहीं था कि मैट्रियार्की थी, वहां सिस्टम पैट्रियार्कल ही था, बट दे हैड अ मैट्रीलिनियल सिस्टम कि वो लीनिएज अपनी माँ के साइड से करते थे। नॉट एग्जैक्टली इन सातवाहना व्हेन आई से 3 टर्म्स होते हैं, मैट्रियार्की, मैट्रीलिनियल, और एक टर्म होता है मैट्री लोकल। इसमें मैट्री की जगह पैट्री लगा लो तो पैट्री आ गया वो, ठीक है, फादर्स के साइड से। मैट्री लोकल मतलब का मतलब होता है कि शादी के बाद आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हो। 2 लोगों ने शादी की, अगर मदर्स होम जो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है, शादी करने के बाद लड़की के घर में शिफ्ट किया जाता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं लड़के के घर में शिफ्ट किया जाता है, बट अब मॉडर्निटी आ रही है, अब दोनों लोग जाके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज नियो लोकल सिस्टम। सो न्यू लोकल सिस्टम में शिफ्ट करें। नाउ वी आर सीइंग अ बिट ऑफ चेंज है, जहां न्यू लोकल में लोग साथ रह रहे थे, बट नाउ दे आर सीइंग कि न्यू लोकल हो गए, हमने न्यूक्लियर फैमिली अडॉप्ट कर ली, फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, जो पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे हैं। सो और वो स्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है कि आप में चाइल्ड केयर इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं करी, इंडिया में ऑप्शंस नहीं होते। सो देन दे गो बैक टू द ओल्ड सेटअप फैमिली स्ट्रक्चर कि वो अपने पेरेंट्स को ले आते हैं, कम से कम घर का ख्याल तो रख सकते हैं। सो वी आर सीइंग अ चेंज, a push towards older culture necessitated by modernity। वहां पहले माँ काम ही नहीं करती थी, तो अब वो काम भी करने लग गए। सो वी आर सीइंग इन्फ्लक्स, जहां चीजें आपस में बदल रही हैं। तो इंडियन सोसाइटी में जो चेंजेस इस तरह से हो रहे थे कि जहां मैट्रियार्की थी या मैट्रीलिनियल सोसाइटी इंडिया में एक साथ एग्जिस्ट करती थी, पैट्रियार्की भी मैट्रियार्की भी, लेकिन इन्होंने कहा ये सब सिस्टम नहीं है, यूरोप में जो सिस्टम है सेम सिस्टम यहाँ है, जो मेजर डोमिनेंट ग्रुप है वो डिसाइड करेगा सब कुछ, और उसके हिसाब से सिस्टम फॉलो होने लग गया, जिसने क्रिएट कर दी प्रॉब्लम। फिर हम आए पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, जहां हमने कोशिश करी कि कास्ट सिस्टम को चेंज किया जाए, रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, पर उस हिसाब से चेंजेस हुए नहीं, राइट। सो ओवरऑल इन सोसाइटी एक इंडिविजुअल होगा। जनरल लेवल पे जब आप सोसाइटी डिसाइड करते हो तो कई लेवल पे सोसाइटी होती है। पहला होता है इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे और नेशन स्टेट लेवल पे। अगर आप बेसिक लेवल पे आओ, विच इज योर इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल एक टाइम में सबसे पहले किस चीज का मेंबर बनता है? आप पैदा होते पहले किस चीज के मेंबर बन गए? फैमिली। हाँ, तो फैमिली का पहले मेंबर बने। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेसेसरी थिंग टू हैव, क्योंकि फैमिली नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे को जो नॉरिशमेंट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, इंडिविजुअल को एट द अर्लियर स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज प्रोवाइड बाय अ फैमिली, सो दैट फैमिली कैन हैव एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी ऑब्लिगेशन और एनी आइडेंटिफिकेशन। यू बोरो दैट बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ फैमिली यू बिलोंग टू और विच टाइप सोसाइटी यू बिलोंग टू। हो सकता है कि आपके फादर हिंदू हो और मदर मुस्लिम हो, और आप एक मैट्रियार्कल सोसाइटी में हो, तो आप मुस्लिम आइडेंटिटी गेन करोगे,
अगर आप पैट्रियार्कल तो आप हिंदू सोसाइटी में गेन करोगे, ठीक उल्टा हो जाए अगर, वो डिपेंड करे आप कहाँ पैदा होते हो। बट इन जनरल व्हाट वी सी सोसाइटी ऑपरेट कैसे करती है कि इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो फादर की साइड है उसी से आप लीनेज ढूंढोगे, वही रिलीजन आप फॉलो करोगे जनरली, और वही कास्ट ग्रुप आप फॉलो करते हो, विच इज एन इशू इन दिस प्लेस। पर फैमिली इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ योर नीड को जो पूरा करे, देन यू मूव टुवर्ड्स अ सोसाइटी। सोसाइटी कैन बी मल्टीपल, you can be a society based on caste, based on religion, based on interest, based on your upbringing, based on your allegiance। तो जो allegiance किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, कि आप किस देश, किस धर्म या किस संस्था के प्रति भी allegiance हो सकती है आपकी। फिर there is a nation state, जहां के आप नागरिक हैं। ये 4 स्ट्रक्चर में लोग घूमते हैं। तो in our topic we are not going much into nation state, क्योंकि नेशन स्टेट आप ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हो, बाकी चीज़ों में पढ़ोगे। वी आर फोकसिंग प्राइमरली ऑन दीज 2 थिंग्स, फैमिली एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल तो विल नॉट केटर दैट मच, बट वी विल फोकस ऑन फैमिली एंड सोसाइटीज। पहला पॉइंट आता है फैमिली का। फैमिली इज द की बेसिक यूनिट। फैमिली का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है? इंडिया में एक रिलेटिवली नोबल कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली का, और एक टर्म आता है न्यूक्लियर फैमिली। जो ये टर्म है जॉइंट फैमिली का, क्या ये सिर्फ इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है या कहीं और भी है स्ट्रक्चर? सर और भी जगह पे है। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज हो गई, अफ्रीका की कुछ सोसाइटीज है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है। तो एशिया में जनरली होता था जॉइंट फैमिली, लेकिन पहले आप देखो तो हर जगह जॉइंट फैमिली होती थी। इट वाज अ बेसिक चीज की हर जगह जॉइंट फैमिली ही होगी। अगर आप हिस्टोरिकल शोज देखो तो सबके तो पहले जॉइंट फैमिली थी, पूरी ग्रुप्स होते थे। तो क्यों होती थी जॉइंट फैमिली? हर जगह क्यों होती थी? फिर क्यों चेंज हो गया स्ट्रक्चर? सर पुराने टाइम में कैसे एग्रीकल्चर वाज द डोमिनेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर वैसे सोसाइटी ने करके रखा था कि जो मेल है वो जो स्ट्रेंथ वाली जो चीजें है वो करेंगे। तो उसके लिए जो मेल मेंबर्स है उनका एग्रीकल्चर में काम ज्यादा होता था, तो जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा एग्रीकल्चर में हाथ बटा सकते हैं। और एट द सेम टाइम उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी, तो रिप्रोडक्टिव रेट भी ज्यादा होता था, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती थी एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, और उनका ख्याल रखने के लिए और घर का काम करने के लिए जो वो सब टास्क है वो सब फीमेल्स को एसोसिएट किए गए थे, क्योंकि जो नॉर्मल नेचर की थ्योरी मानी जाती है कि फीमेल्स आर बायोलॉजिकली वीक, तो उस हिसाब से उनको वो वाले काम दिए गए। ओके, ठीक है, अब सही है। इसमें बस एक चीज मैं और ऐड कर लूंगा, थोड़ा और पीछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम और पीछे जाए तो फोरेजिंग कम्युनिटी में जाते हैं, जहाँ लोग शिकार करते थे, शिकार करके कुछ घर लाए। तो जो फोरेजिंग कम्युनिटी हुआ करती थी, हर समाज पहले वहीं से शुरू हुआ। हमने शिकार करना शुरू किया, देन लोग सेटल होना शुरू हुए, देन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो पहली 2 जो कम्युनिटीज हैं, फोरेजिंग कम्युनिटीज और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, वहां पर क्या चीज आपका फायदा होगी? अगर 2 शिकारी शिकार करने जाए ज्यादा चांस है, या 15 शिकार करने जाए ज्यादा शिकार मिलेगा? 15 लोग, जितनी बड़ी फैमिली उतने हाथ उतना शिकार करने हो जाएंगे। और अगर वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की होगी तो वो, अगर वो जो जैसे डिवीजन ऑफ लेबर था इनिशियली, तो वो जितने ज्यादा बच्चे उतना बड़ा परिवार, ठीक है। एंड मदर यूज्ड टू बोर चिल्ड्रन ऑब्वियसली, तो उनकी वैल्यू भी उन सोसाइटीज में ज्यादा हुआ करती थी। सो यू सी सिमिलर इन ट्राइबल कल्चर राइट नाउ। एंड देन जो डिवीजन ऑफ लेबर था, वहां डिसाइडेड था जितने ज्यादा लोग होंगे उतने मरने के बाद बचेंगे भी, ठीक है। तो पहले बीमारियां बहुत होती थी, तो अगर एक फैमिली में 25 मेंबर हैं तो 2 कोलेरा से मर गए, 2 टीबी से मर गए, 2 मलेरिया से मर गए, बट स्टिल आपके पास 6-7 बच रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली में 50 लोग हैं तो आपको जो कबीला लड़ने जाएगा, जिसके सामने 30 लोग हैं, आप उसको काट के गिरा दोगे, यू विल बी मोर स्ट्रांग है। सो क्योंकि लॉ भी नहीं था उस टाइम में। सो हर सोसाइटी में जहां पर पहले सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ योर सोशल सिक्योरिटी एंड बोथ योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट था वहां फैमिली एक बड़ा रोल प्ले करती थी। तो जैसे हमने देखा ना, बच्चे को खाना चाहिए तो कौन देगा? माँ बाप देंगे, परिवार देगा। पहले स्ट्रक्चर ये था कि भाई खाना कैसे मिलेगा? जंगल में जाके शिकार करना है या फिर खेती करनी है? खेती करनी, जितने ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे खेत में उतना बेटर है, तो उतनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी। लड़ना पड़ गया, पुलिस नहीं है, आपको अपने भाई लोग ही बचाएंगे, तो जितने भाई बहन है उतना बेटर है, उतना लड़ सकते हो आप। तो उस हिसाब से वो सिक्योरिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों लेवल पे मिलती थी। और अभी भी रिसेंट आप देखो तो इंडिया में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जनरली वही पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है, नॉट इन अर्बन स्पेयर बट इन रूरल स्पेयर। अगर आप गांव से आते हो तो आपको पता होगा कि गांव में जितनी बड़ी फैमिली होती है, फैमिली में अगर ज्यादा लोग हैं
तो उतना आपको सोशल इंश्योरेंस मिलता है। सोशल इंश्योरेंस वो नहीं कि जो आपके पैसे मिल जाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ दैट कि फैमिली में किसी के साथ कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सपोर्ट सिस्टम होता है जो उसको हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी नेवर हैड अ इंश्योरेंस सिस्टम इन आवर कंट्री। तो जो अब बड़ी प्रॉब्लम है, वी हैव नाउ स्प्रेड द इंश्योरेंस सिस्टम। तो हुआ ये है कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया पर मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई, तो हम अब भी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, ये सोच के कोई आके हेल्प कर देगा, कोई है नहीं करने वाला। सो वी आर सीइंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर। सो जॉइंट फैमिली विल प्रोवाइड यू सोशल इंश्योरेंस, will provide you a social, you can say, connection as well। तो उसका फायदा ये होता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, ये इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में ज़्यादा देखे जाते हैं। जापान या बाकी रीजन में सुसाइड ज़्यादा होते हैं, अर्बन इंडिया में ज़्यादा सुसाइड होते हैं रूरल के मुकाबले, बिकॉज इन रूरल सेटअप्स जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि आप बिलोंग करते हो उस परिवार को, आप उस तरह से काम होता है। रिसेंट टाइम्स में जैसे मैंने बोला, पहले का जो जंगल में जाके शिकार करना था, खेती करनी थी, वो आपको नहीं करना है, बट स्टिल व्हाट फैमिली नाउ डज इज दैट इन एटलीस्ट रूरल सेटअप इट डज गिव यू अ सोशल इंश्योरेंस, इट डज गिव यू अ सोशल सेंस ऑफ सोशल बिलोंगिंग, इट गिव्स यू अ बेसिक केयर एट वन लेवल। एंड देन एज वी आर सीइंग, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी व्हिच इज मोर स्ट्रेटिफाइड, जहां कोई घर का मेंबर पढ़ने चला गया, कोई मेंबर काम करने चला गया, तो घर में जो लोग रह गए, बच्चे अगर रह गए, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उनके ओल्ड एज में जो पेरेंट्स है वो उनकी हेल्प करते हैं। सो दैट वे द लेबर डिविजन स्टिल टेकिंग प्लेस इन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये वजह थी जो इसको काफी स्पेसिफिक बनाती थी टुवर्ड्स अ कल्चर विच इज मोर ट्रेडिशनल इन ओरिएंटेशन, क्योंकि मॉडर्न में तो वो काम ही नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी वी मूव टुवर्ड्स यूरोप, क्या हो रहा है? माँ बाप से कनेक्शन नहीं है, दो लोग शादी करके साथ है, उनका बच्चा वो पहले डे केयर में जाएगा, माँ बाप जेरियाट्रिक केयर में जाएंगे, वो ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, 18 साल होते ही चाइल्ड विल बी सेपरेट। सो द बॉन्ड इज मोर, ऐसा कंसिडर किया जाता है, मोर थिनर इन वेस्टर्न सोसाइटी कंपेयर टू इंडियन सोसाइटीज। हम कहते हैं कि हमारा बॉन्ड मोर थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि the connection will stay forever. Parents generally live with the children and children live with the parents. But the issue हम देख रहे हैं कि भाई पेरेंट रहने का मतलब ये है कि जो लड़के के पेरेंट है उसी के साथ रहेंगे, लड़की के पेरेंट से मतलब नहीं है। So जो इश्यूज हम देख रहे हैं इसी वजह से आ रहा है कि वो जो अच्छी बात आप कह रहे हो कि this joint family has a thicker concept of blood relation, that thicker concept is very much polluted or impacted by patriarchy, कि आप पेरेंट्स के साइड जाओगे तो सही, पर लड़कों के, लड़की के नहीं। So joint family structure has positives and negatives as well. The how joint family system got impacted during COVID. An example? COVID का क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, या अच्छा था या बुरा था? अगर आपके पास joint family होगी तो you can expect such questions. हाँ, how? सर फॉर एग्जांपल, अगर जो आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स दिए डिप्रेशन के वगैरह, तो अगर कोई आदमी को मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह हो गया, तो उसको सपोर्ट करने में बाकी मेंबर्स का ये मतलब एक योगदान था। Exactly. So during COVID और इन पैंडेमिक, तो पहले ही होता था कि अगर कोलेरा हो गया ना किसी गांव को, तो पूरा गांव साफ हो जाता था, या कोई ऐसी बीमारियां फैली तो पूरा गांव का गांव साफ होता था। तो वहाँ ऐसा होता कि गांव, अगर आपको कोई बीमारी है तो कोई आपसे टच में नहीं आएगा, पर एटलीस्ट आपके फैमिली वाले आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है, उनको भी हो चुका है, या दे नीड टू सपोर्ट ईच अदर। सो दैट सपोर्ट सिस्टम विच जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स, वी सी एग्जाम्पल ऑफ हाउ ड्यूरिंग द पेंडेमिक दिस जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर हेल्प पीपल sustain the pandemic and they help them fight over these things. एग्जाम्पल्स के तौर पे भाई जैसे मैंने बताया, हेल्थ की बात आ गई, सपोर्ट सिस्टम की बात आ गई, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात आ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग कोविड क्या क्या इश्यूज थे? आइसोलेशन वाज द मेजर प्रॉब्लम, देन इकोनॉमिक सपोर्ट की बात आ गई, फिर देन यू ऑल्सो नीड अ लेवल ऑफ केयर विच इज बोथ इमोशनल and you have to have a concept of, you can say, brotherhood या sisterhood भी कह सकते हैं, it's more technically correct word sisterhood, but I'm using brotherhood here. So ये सब चीज़ों में आप देख रहे हैं कोविड के टाइम में क्या था। कोविड के टाइम में कोई अगर शहर में रह रहा है, वो एक कमरे में, they don't have that level of emotional support, they don't have the connectivity, और अगर बाय चांस गलती से वो ऐसे लेवल पर है जहाँ उनके पास पैसे नहीं है, so don't have access to digital world, they don't have devices, तो अब तो कोई बात ही नहीं है, यू आर क्लोज इन द रूम। सो इसलिए हमने देखा ड्यूरिंग द कोविड वी सी अ लॉन्ग वेव ऑफ माइग्रेशन बैक टू देयर प्लेसेस। हर कोई अपने घर चला गया, क्यों? क्योंकि अपनों के बीच में रहने के बाद उसका इम्पैक्ट मल्टी लेवल पे आता है। तो इकोनॉमिक सपोर्ट की बात हो, सोशल सपोर्ट की बात हो, इमोशनल सपोर्ट की बात हो, इकोनॉमिक सपोर्ट की बात हो, या फिर पोस्ट पैंडेमिक जो डिसऑर्डर आया, यानी आप बीमार पड़े तो जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, हेल्थ सर्विसेज सपोर्ट की बात आ गई, वहां पर बेटर सपोर्ट था। प्लस एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हेन यू रीच योर फैमिली, तो वहां पे कई सारी जॉइंट फैमिलीज होती है, सोसाइटल इंपैक्ट इज फार डिफरेंट
which you have in a joint family setup than in other setup. Because अगर आप as an individual रह रहे हो तो probably आपको कोई नहीं जानता आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में. पर अगर अपने घर जाओ जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ 50 से 100 लोग आपको जानते हैं. So they have a societal impact as well, which help in building a solidarity. And solidarity is very essential in coping with any extreme event. Solidarity का example आता है कि जब युद्ध छिड़ता है पाकिस्तान के साथ तो आप देखोगे भावनाएं एक समान हो जाती हैं, लोग इजीली और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडारिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद एनी एक्सट्रीम इवेंट. और ह्यूमैनिटी ने इसको बहुत यूज़ किया जब भी सामना वॉर से होता है, कोई बीमारी से होता है, या कोई ऐसे इवेंट से होता है जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया. वी सी दिस गोइंग अप, solidarity. So that was one aspect during COVID जिसका बहुत इम्पैक्ट रहा. जब भी आप सोसाइटी के टॉपिक्स देख रहे हो ऑलवेज लुक एट दीज डायमेंशंस. क्वेश्चंस यहाँ आने की संभावना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं. सो दिस वाज अबाउट जॉइंट फैमिली. अब न्यूक्लियर फैमिली का क्या प्रभाव होता है? न्यूक्लियर फैमिली अगर होगी तो उसका क्या एडवांटेज है? इंक्रीज्ड इकोनॉमिक बर्डन. पॉजिटिव्स पूछ रहा हूँ मैं. मुझे पॉजिटिव्स पूछना. हाँ, इंडिपेंडेंट क्या बोला आपने? डिसीजन मेकिंग. फेयर इनफ. वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. चलो वुमेन एम्पावरमेंट में लिख लेते हैं. इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम. इंक्रीज इनकम, ठीक है. Greater opportunities of mobility, social mobility and सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी. अच्छा पॉइंट है, ये भी आ गया. मोबिलिटी ये कंपैरेटिवली मोर फ्रीडम फ्रॉम जो कस्टम्स वगैरह होते हैं. इंडिविजुअल चॉइस. यू हैव राइट टू हैव योर इंडिविजुअल चॉइस जो यहाँ पर सब्जुगेटेड होती हैं इन जॉइंट फैमिली. सो यू हैव सॉरी कहाँ गया भाई, इंडिविजुअल चॉइस की बात आती है. इंडिविजुअल चॉइस और मोर प्रॉपरली कहा जाए तो इंडिविजुअल एजेंसी. अगेन ये सारे पॉइंट मैंने इसके प्रो इसलिए गिनवाए बिकॉज अभी हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम का नेगेटिव नहीं गिनवाया. जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई और जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ उतनी ही ज्यादा दिक्कतें भी आती हैं. हमने देखा कि भाई सोशल सॉलिडारिटी मिली, सोशल इंश्योरेंस मिला, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिली, कल्चर मिला, अल्टरनेटिव सिस्टम मिला, पर समस्याएं भी उतनी मिलने वाली हैं कि अगर घर में 10 लोग एक पर्टिकुलर पूजा कर रहे हैं तो आपको भी करनी है. घर में अगर पर्टिकुलर लोग एक तरह का काम करते हैं तो आपको वो करना ही करना है. कुछ तरह के गाने सुनते तो आप वही गाने सुनोगे, आप कोई और गाना सुन नहीं सकते. कपड़े कुछ डिसाइड हो गए सबके लिए तो वही पहनने हैं आपको. सो इन जॉइंट फैमिली सिस्टम व्हिच वी सी एन इशू व्हिच इज नो एजेंसी. इंडिविजुअल एजेंसी नहीं है कि भाई लोग डिसाइड कर रहे हैं आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे जियोगे, कहाँ जाओगे. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी नहीं है या प्रिवेसी जो भी आप कह लो. तो प्रिवेसी नहीं है तो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. देन क्योंकि आप जॉइंट फैमिली के हिसाब से हो सो यू सिस्टम फॉलो सिस्टम जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज भी है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर ओनरशिप इंडिविजुअल नहीं होती है. तो ओनरशिप रहेगी किसके पास? हेड ऑफ द फैमिली इज ऑफन गोइंग टू बी अ मेल मेंबर, नॉट अ फीमेल मेंबर. तो आप कितना भी काम कर लो, अगर आप फीमेल हो तो घर में पैसे आपको पेरेंट को देने हैं. फादर विल डिसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में जाते हो देन दीज थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट. क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली आई ही इसलिए कि जॉइंट फैमिली में दिक्कत थी. तो उन चीजों को ठीक करने के लिए जहां आपको इंडिविजुअल एजेंसी चाहिए वो आपको मिल रहा है न्यूक्लियर फैमिली में. आपको और डिस्पोजेबल इनकम चाहिए वो मिल रहा है आपको यहाँ. यू नीड मोर प्राइवेसी विच यू गेट इन अ न्यूक्लियर फैमिली सेटअप. यू सी लेस डिविजन ऑफ रिसोर्सेस, यू सी डिविजन ऑफ लेबर, 2 ही लोगों के बीच में, बट यू सी ownership, more income and more economic and social responsibility on your own level जो आपको न्यूक्लियर फैमिली में देखने को मिलता है. जनरली ऐसा कहा जाता है कि जॉइंट फैमिली में कई लोगों को पता भी नहीं चलता दैट हाउ टू ब्रिंग अ चिल्ड्रन टू दैट एक्सटेंट. का कॉस्ट पता नहीं चलता क्योंकि इतने लोग होते हैं उसको शेयर करने के लिए. इन ए न्यूक्लियर फैमिली अ मदर विल फेस फार मोर चैलेंजेस which are issues which joint family में better है अगर आपको कोई बच्चे बड़े करने हैं तो, but then their social responsibility is getting डिस्ट्रीब्यूटेड. बट इन न्यूक्लियर फैमिली वो सारा का सारा एक कपल के ऊपर आएगा. सो जो यहाँ पे पॉजिटिव्स हैं दे आर बेसिकली नथिंग मोर देन इश्यूज विद जॉइंट फैमिली. एंड द की कंसर्न विद, जैसे हमने बोला कि
आपको एक बिलोंगिंग की फीलिंग आती है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके पास एजेंसी नहीं है, यू कांट डू सर्टेन थिंग्स, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी सी इन जॉइंट फैमिली सेटअप इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ shame, concept of shame being specifically in terms of women, you can't do certain things because which is considered कि ये हमारे समाज से अलग है या हमारी फैमिली की जो क्या कहें इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हाँ एग्जैक्टली हाँ सॉरी फैमिली ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है. सो वी सी शेमिंग ऑफ सर्टेन मेंबर्स और सर्टेन इंडिविजुअल्स विच वी डोंट सी दैट मच इन योर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप बिकॉज दे आर जस्ट 2 individuals in that and they have moved on often to a new location. That's why further changes see. So you don't have to follow a particular tradition, you have that much of individuality to be exercised here. अब न्यूक्लियर फैमिली के इश्यूज क्या दिख रहे हैं? Which are the issues in nuclear family? Exactly. जो जॉइंट फैमिली के पॉजिटिव थे सारे यहाँ नेगेटिव है. यू आर एन इंडिविजुअल, यू डोंट हैव अ सोशल बिलोंगिंग, यू डोंट हैव समवन टू सपोर्ट यू, यू डोंट हैव एनीवन विद whom you can communicate. There's no belongingness is more larger term क्योंकि आप उसको रिलेट कर सकते हो. रूटेडनेस की बात आती है. रूटेडनेस मतलब कि अगर आप दिल्ली में हो और आप लेट से किसी या तो आप लेट से उज्जैन से आते हो या फिर आप मान लो बनारस से आते हो, सो वहां की एक पर्टिकुलर कल्चर है उस सिटी का, तो वो कल्चर आप उसको बिलोंग करते हैं. दिल्ली में आगे ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप बता पाओगी. दिल्ली में तो फिर भी है, मुंबई में वो कुछ भी नहीं है. सो एवरीवन इज शेयर्स हिज ओन डिफरेंट कल्चर. तो उसमें वो दिक्कतें आती है. डोंट फील लाइक मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ. सो यू कैन बिलोंग टू पब कल्चर फॉर सम टाइम्स बट देन यू विल आफ्टर अ पॉइंट फील कि कुछ नहीं है. सो दैट रूटेडनेस इज अ गुड पॉइंट विच जॉइंट फैमिली सेटअप प्रोवाइड्स यू. बिलोंगिंगनेस वही सारे पॉइंट आ गए जो इनके इश्यूज आ रहे हैं. विल नॉट रिपीट दैट राइट. So these are some of the issues and that's why we are seeing right now in India a collision of values of tradition and modernity. वो collision कैसा है? आप family structure में पैदा हुए हो, so you have certain responsibilities, you have certain set of values which are decided by your family members, your traditions, your culture which you have been born in. Now you have been educated in a different milieu, so आपके पास a different set of values आ रहे हैं, different set of lifestyle आ रहा है. That is not really in concurrence with what the family structures ask you to follow. So now that is leading us to issues on societal levels. क्या क्या issues आ रहे हैं? We are seeing breaking up of families. We are seeing families having property disputes. We are seeing families having more social dispute. We are seeing more and more anonymity among the family members, and that's why we are जब हम breakup of family की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ not divorces, I'm talking about joint family structure. Divorces पे आएंगे इसके बाद. So that is what we are seeing on JSF level, यानी joint family levels. But when we come back to this nuclear family level, यहाँ भी ये कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आप अभी तो जो सिस्टम फॉलो करते आए थे काफी डिफरेंट था. नो ऑल ऑफ अ सडन यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर लाइफ. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सर्टेन थिंग्स. जिंदगी भर आपके लिए फैसले किसी और ने लिए हैं कि आप क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, क्या पैसे कहाँ से आएंगे. तो कुछ चीजें आपको पता होती है, कोई और टेक केयर कर रहा है. You might have earned your livelihood, but decisions are often outsourced. Parents decide करने कोई चीजें. आप अचानक आए, आपको पता करना है ये भी मुझे ही करना है, वो भी मुझे ही करना है. How to do that? You never know that. So it creates issues, and it creates issues in nuclear family as well. And we are seeing यहाँ भी breakup हमें देखने को मिल रहा है कि they are not suited for this life because they don't have that value system right now. धीरे धीरे वो inculcate होगा तो हम जाके और ज़रा perfect कर पाएंगे सिस्टम को, which we are seeing in nuclear family setup. सेम जो अभी मतभेद आपको जॉइंट फैमिली लेवल पे दिख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली लेवल पे दिख रहे हैं, वही चीजें उठ के सोसाइटी के लेवल पे आती हैं. और सोसाइटी में वही लोग हैं ना जिनका फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट है. जो लड़कियां हैं जो पहले घर में रहती थी, अब वो काम करने बाहर निकल रही हैं. सो दे आर फेसिंग चैलेंजेस जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनकी लाइफ में. उनको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई दिल्ली जाकर आपको मेट्रो पे चढ़ना कैसे है या फिर आपको रेंट नेगोशिएट कैसे करना है. अब यहाँ के आपको पता लगा आपको रेंट नेगोशिएट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी डीलर आपको 50,000 का रेंट थमा देगा. सो दोज थिंग्स आर नॉट बीइंग टॉट एंड दैट पर्सन इज कमिंग टू सिटी इज फेसिंग दोज इश्यूज. आपकी जॉब लग भी गई पर आपको पता नहीं है दैट हाउ टू ऑपरेट एट अ जॉब एनवायरमेंट बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट. सो दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग इश्यूज ऑन सोसाइटल लेवल्स एंड दीज इश्यूज की वजह से आप देख रहे हैं इंक्रीज सुसाइड्स. स्टूडेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे, दे डू सुसाइड्स.
साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहा है, ट्रॉमा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। जनरली ये कहा जाता है कि वॉट एवर स्ट्रेस यू आर फेसिंग एट वर्क प्लेस कैन बी सॉर्टेड आउट बाय बीइंग विद फैमिली। अब परिवार के साथ रहो, समय बिताओ, ये चीजें आसान हो जाएंगी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये अलग स्ट्रेस है, और क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर में आप अलग स्ट्रक्चर देख रहे हो, वहां अलग स्ट्रेस है। These two things are colliding and it is not providing an opportunity to steam out. ये सारे इश्यूज वहां भी आ रहे हैं। इंडिया में एक और कल्चर नहीं है विच इज ऑफ साइकेट्रिक हेल्प। आप जाओ किसी के पास, कहेंगे भाई आप पागल हो गए हो। इन जनरली दो तरह के लोग होते थे, एक पागल और नॉन पागल। नॉर्मल और पागल, बीच में कुछ नहीं है। सो मेंटल इशू हो गया मतलब आप पागल हो गए, तो पागलों के डॉक्टर के पास आप जा रहे हो। दैट इज बिकॉज हमने उसको स्टिग्मेटाइज कर रखा है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको दिक्कत होगी, आप किसी अपने भाई से बात करो, बहन से बात करो, दैट वाज द स्ट्रक्चर। अब क्योंकि शहरों में आपके पास कोई ऐसा है नहीं जिसको आप बोल पाओ, कोई चीजें जिंदगी भर अंदर ही रहती हैं। यू नीड टू टेल दोज थिंग्स टू समवन, एंड देयर व्हाई वी सी द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्री व्हिच इज नाउ ग्रोइंग अप इन अर्बन सिटीज एटलीस्ट। तो वो जैसे जैसे प्राइवेसी कंसर्न ग्रो करेगा, ये चीजें ग्रो करेंगी, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, जो हम चेंज देख रहे हैं अभी सोसाइटी में होता हुआ। पेंडेमिक की वजह से इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लेवल पे ज्यादा बढ़ गए, अकेलापन बढ़ गया। अगर अकेलापन की बात करें, अकेलापन सिर्फ आप ये मत देखो, जब ये बातें हो रही है तो एज ग्रुप आप इमेजिन करते हो 21 से लेके लेट्स से 40 तक का एज ग्रुप। ये जब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम इमेजिन कर रहे हैं इसी एज ग्रुप की बात हो रही है, बट वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट एंड बिफोर दैट एज वेल। बच्चे और बूढ़ों के साथ क्या समस्या है? अगर कोई बच्चा है, खैर पहले बूढ़ों पे आते हैं, पेंडेमिक में उनके पास अकेलेपन नेक्स्ट लेवल का था, और नाउ एज द फैमिलीज आर ब्रेकिंग अप, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज ब्रेकिंग अप, दोज पीपल आर फेसिंग लॉट मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज उनकी जनरेशन जहां खड़ी हुई थी, दे हैड नेवर सीन दिस थिंग हैपनिंग। सो नाउ जस्ट न्यूक्लियर फैमिली इज क्रिएटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन देम। और क्योंकि अमेरिकन सेटअप में ऑलरेडी सिस्टम था कि बूढ़े लोग साथ आके रहते थे, दे हैव योर ओन सिस्टम ऑफ जेरियाट्रिक केयर, ओल्ड एज होम्स। इंडिया में ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, तो उन्होंने कभी वो देखा नहीं ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज मैनेज कैसे करे कोई व्यक्ति अकेले? मे बी जो हमारी जनरेशन है या ये जनरेशन इसके बाद की बीतेगी, दे विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाउ टू लिव ओल्ड लाइफ अलोन, क्योंकि इससे पहले जनरेशन ने कभी अकेलापन देखा नहीं बुढ़ापे में। नाउ दे अचानक दे आर सीइंग कि उनके बच्चे चले गए बाहर, उनके दोस्त बाहर चले गए, नाउ दे आर कॉट इन बिटवीन, तो वहां कैसे उसको सस्टेन किया जाए। सो दीज इश्यूज इन पेंडेमिक गॉट फर्दर एग्रीवेटेड। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को मोबाइल चलाना नहीं आता, जो मेजोरिटी को नहीं आता है, देन इट क्रिएट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ issues. And also, if you are used to talking with people, it is not equal to talking on WhatsApp. So because you are grown up talking to WhatsApp, it seems natural, but someone who has interacted his whole life can't really do on digital levels. So these issues are more graver in old age, pandemic, and the changes on levels like governance structure की बात करें, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपको दिक्कत दिख रही है, आप एक ट्वीट कर दो रेलवे मिनिस्ट्री के हैंडल को, चांसेस आर कि आपकी सुनी जाएगी। आप नीचे उतरो, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है चिट्ठी लिख के देने का, चिट्ठी कभी पहुंचेगी नहीं, कभी कुछ नहीं होने वाला उसके ऊपर। तो अगर मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूं? एंड ट्विटर इज नॉट वेरी इजी गोइंग, जिसको नहीं आता उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं सोसाइटी में शिफ्ट हो रहा है वहां की तरफ। उनको लग रहा है जो नए लोग हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमें कोड करेंगे, हम हेल्प करेंगे। सो पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है वो दिक्कत वाला है यहाँ, क्योंकि आपकी मेजोरिटी जो अभी तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, क्योंकि आपका सर्टेन क्लास जो अर्बन है, सर्टेन जो एक डेमोग्राफी है, एक एज ग्रुप की वहां पर है, इसलिए आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट पॉलिसी मेकिंग हैज टू लुक एट दीज इश्यूज एज वेल, दैट हाउ वी आर एंड वेयर वी आर, राइट। सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट इज योर फैमिली एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। इसमें अगर आप और देखें तो ये आता है स्ट्रक्चर फैमिली वाला जो हमने डिस्कस किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो की इश्यूज आते हैं, अगर मैं ट्राइबल ग्रुप्स की बात करूं तो इनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा? Matrilineal. And also they will not have that family structure which we are seeing in mainland. मतलब परिवार में माँ बाप हैं और बच्चे हैं और चाचा वाचा हैं, बस यहाँ कहानी खत्म है। They have a tribal culture which has more extensive families. So generally they have more numbers. So अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से है या फिर किसी अगर ट्राइबल एरिया से आ रहा है, तो it is more difficult for them to come to this mainstream world, बिकॉज जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनके पास एक्सपर्टीज हैं, दोज एक्सपर्टीज आर बीइंग नॉट वैल्यूड बाय मार्केट। फॉर एग्जांपल, मार्केट वैल्यू करता है स्किल्स को, है ना, कि आपको 2-4 भाषाएं आती हैं, ज्यादा स्किल्ड है, कंप्यूटर चलाना आता है, आप स्किल्ड हो। पर कोई व्यक्ति जिसको लेट से पेड़ से दवाई बनानी आती थी, उसकी स्किल आज से 50 साल बाद बहुत वैल्यूएबल थी। आज उसकी स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पैरासीटामोल 2 रुपए में ले लूंगा, आपकी स्किल किसी काम की नहीं है। सो द पीपल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स और उनकी फैमिलीज जिनका एक पर्टिकुलर स्किल लेवल हुआ करता था, दे आर बीइंग
outskilled by the market, they are being forced out, they are not being entered into the market. उसका इम्पैक्ट इनकी फैमिली पे भी पड़ रहा है. सो दे नीड टू हैव मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स. उनका जीने का तरीका पुराना है. सो ये इश्यूज ट्राइबल लेवल पे आ रहा है. फैमिली लेवल के इश्यूज ट्राइब्स के साथ क्या आएंगे? दे आर ऑल्सो सीइंग सिमिलर इश्यूज. लोग जो मॉडर्न एजुकेटेड हैं, दे वांट टू मूव आउट, दे वांट टू मूव इन अ मॉडर्न न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. दे आर फेसिंग द सेम इश्यूज जो हमने पहले डिस्कस किया है. तो जो हमारी सोसाइटी मल्टी क्लास सोसाइटी है, उसमें फैमिली का स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा. हर क्लास वर्ग को ये समस्या देखनी पड़ रही है. ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करी है. किनशिप सिस्टम में वही की टर्म्स है जो मैंने डिस्कस किया कि भाई मेट्रीलोकल सिस्टम क्या होता है, पेट्रीलोकल सिस्टम क्या होता है, और एंडोगेमी क्या होती है, एक्सोगेमी क्या होती है. आई होप दैट थिंग इज क्लियर, राइट. बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. कोई एग्जांपल है आपके पास? In Indian society, we see a balance between individualism and collectivism. अभी हमने डिस्कस किया द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फैमिली सिस्टम, जो अभी उभर के आ रहा है. वहां पर आप देख रहे हो कि जो पहले एजेंसी नहीं हुआ करती थी, नाउ पीपल हैव दैट एजेंसी. नाउ धीरे धीरे आपको दिख रहा है आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा जहां आपको थोड़ी सी प्राइवेसी दी जा रही है. यू गेटिंग अ बिट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ दैट. सो वी आर सीइंग अ बैलेंस बिटवीन देम ऑन द मॉडर्न फैमिली सेटअप. मॉडर्न फैमिली सिस्टम जो, यार कहां गया ये? सो वी आर सीइंग अ मॉडर्न फैमिली सिस्टम जिसमें ये आपको देखने को मिल रहा है. इसके अलावा द वे ऑफ लिविंग, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग इज सीइंग, जहां पर आप कोशिश ये कर रहे हैं कि यू हैव अ सेपरेट वर्क प्लेस, और यू माइट हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस. नॉर्मली ऐसा होता है कि बाकी देशों में, यूरोपियन कल्चर्स में, कि आप जहां से गांव से शहर आ गए या किसी अर्बन सिटी से मेजर मेट्रो में आ गए, अपने वहां रहना स्टार्ट कर दिया, आपका घर वहां हो गया, वी एस्टैब्लिश्ड देयर. बट इंडिया वी आर नॉट सीइंग दैट. आप इंडिविजुअली एक शहर आ गए हो, बट यू नेवर कट द रूट्स ऑफ. सो जनरली यू ऑलवेज वांट अ प्लेस टू गो ऑफ टू. सो इट्स एन एग्जांपल जहां हम इंडिविजुअली एक शहर में रह रहे हैं, वी फॉलोइंग इंडिविजुअलिज्म, बट वी आर गोइंग बैक एट आवर होम. हम सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, वही जो रीति रिवाज है फॉलो कर रहे हैं. सो वी आर फॉलोइंग अ सिस्टम जहां हमने कलेक्टिविज्म को पूरी की तरह छोड़ा नहीं है. जापान की बात कर लो, या फिर आप अब चाइना का स्ट्रक्चर को देख लो. वंस दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर कंप्लीटली शिफ्टिंग. बट वी आर नॉट. वी आर स्टिल हैव दैट टेल बैक जहां पर हम कलेक्टिविज्म को भी फॉलो कर लें. स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे? बैलेंस बनाने की कोशिश जो इंडिया कर रहा है, क्या है अभी भी? हाउ वी आर हैविंग स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म एट द सेम टाइम? सर फॉर एग्जांपल जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनका भी जो फैन फॉलोइंग टुवर्ड्स कोई पर्टिकुलर बाबा हो गए, नहीं तो गॉडमैन वगैरह हो गया, नहीं तो आज के डेट में जो श्री रविशंकर, उनका जो मतलब ग्रोथ पीरियड नहीं बोलूंगा, बट जो राइज हो रहा है उनके मठ का, तो वो भी एग्जांपल दे सकते हैं. Exactly. Vipassana is a key example. So a person following Vipassana is CEO of Twitter or owner of Twitter. It shows जो कोशिश है कि स्पिरिचुअलिज्म का हम हमेशा कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने का मटेरियलिज्म पे. इंडिया में स्पेसिफिकली दैट यू वुड फॉलो एप्पल, यू विल हैव एप्पल डिवाइस, बट फिर भी एप्पल डिवाइस में आप ये सुनो कि स्टीव जॉब सीईओ थे, तो वो एक बार यहाँ ऋषिकेश जरूर आए थे बाबा से मिलने. सो वो इंडिया में बहुत ऐड किया जाता है कि फेसबुक का हेड है तो वो इंडिया आया था किसी बाबा से मिलने. सो एनीवे वी माइट, और एप्पल अगर अपने प्रोडक्ट्स बेचता भी है तो इंडिया में स्ट्रक्चर ऐसे करेगा कि कोई भी हो वो यूज कर सकता है. सो स्पिरिचुअलिज्म हैज नॉट लॉस्ट द एसेंस. वी हैव ऑलवेज यूज्ड, वी हैव मेड मटेरियलिज्म अ कॉन्सेप्ट जहां हम फॉलो करना चाहते हैं विदाउट गिविंग अप ऑन स्पिरिचुअलिज्म. इसका कोर एग्जांपल यू हैव, जो भी आपका टूरिज्म का सर्किट है, उस सर्किट में अगर ऋषिकेश जा रहे हो तो आप सब कुछ करोगे, रिवर राफ्टिंग करोगे, आप बंजी जंपिंग करोगे, बट यू विल आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर जहां पर आप आश्रम देखने जाओगे, जहां पर योगिक या मेडिटेशन फॉलो होता है. आप केरला जाओगे, वहां फॉलो होता है. अगर आप राजस्थान जाओगे तो आप अजमेर का एक ट्रिप मारोगे, वहां पर चादर चढ़ाने वाला सिस्टम है तो वो फॉलो लोग कर रहे हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि even though you are modern, you are still following certain things which are spiritual in nature. So you might have an iPad, you might have an Apple device or a much greater technology, but you will still follow a basic thing like meditation or spiritualism or yoga. We are seeing a re-emergence of such practices जो बीच में गायब हो गई थी. So that is how we see the balance which Indian society has followed in that. So अगर आप गाने सुन रहे हो तो आप हिप हॉप सुन रहे हो, बट आप सूफी गाने भी सुन रहे हो. सो इट इज लाइक वी आर कंज्यूमिंग थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज मटेरियलिस्टिक. वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट विद स्पिरिचुअल आउटलुक.
इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म हमने डिस्कस किया, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। यहां भी पॉइंट वही आएगा कि आप ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में आप चाहे म्यूजिक की बात कर लो, चाहे मूवीज की बात कर लो, चाहे वे ऑफ लिविंग की बात कर लो, वी हैव अडॉप्टेड मॉडर्न सिस्टम्स बट वी हैव ऑल्सो ट्रेडिशनलाइज्ड देम इन अ बिट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक सिस्टम देख लो कि जनरली होम थिएटर लिया जाता था, बना था कि आप होम थिएटर लगाओगे, आप थिएटर का मजा लोगे अकेले बैठ के, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट। इंडिया में थिएटर लोग लगवाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, होम थिएटर। तो स्पोर्ट्स में वो लोग अकेले नहीं देखते, 4 दोस्तों को बुला के देखते हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल दैट वी टेक समथिंग विच इज वेरी मॉडर्न एंड वी अटैच ट्रेडिशनलिज्म टू इट। सो वी आर सीइंग दिस चेंज, दिस एग्जिस्टेंस, जहां पर ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है। वी हैव यूज्ड दिस मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न थिंग विच इज इंस्टेंट मैसेजिंग, जहां पर हमने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, फैमिली ग्रुप बनने शुरू हो गए। वहाँ पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के 50 मैसेज आ जाएंगे फैमिली ग्रुप पे, ठीक है। तो वही वो बातें करेंगे जो आप 50 साल पहले घर में कहते थे, तो आप पैर नहीं छू रहे हो, जबरदस्ती के वहाँ से आ रहे हैं मैसेजेस। सो दैट वी सी दैट हाउ we are using technology and still mixing traditionalism with that. So these are some of the key features of Indian society. But then again, which is a very common thing, which is caste versus class. Class caste से कैसे डिफरेंस होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जिनको पराया हरिजन्स कहते हैं, जो आउटकास्ट हुआ करते थे। एंड वी हैव प्रोवाइडेड स्पेसिफिक अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है पता है आप लोगों को? जो हम रिजर्वेशन देते हैं या जो हम सहूलियतें प्रोवाइड करते हैं उन ग्रुप के लोगों को जिनको कि समानांतर में आने में दिक्कत आई पहले, क्योंकि उनके खिलाफ भेदभाव किया गया, दैट इज व्हाट वी कॉल रिजर्वेशन। का टेक्निकल वर्ड है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो पॉलिसी लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और इवन सोशल लेवल पे दिए जाते हैं ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ पाए, बिकॉज दे हैड फेस्ड बैरियर्स टू प्रोग्रेस। जो मैंने बोला कि जनरली सिस्टम ये हुआ करता था, क्लास का स्ट्रक्चर ये है कि एक तो अपर क्लास है, टाटा अंबानी को मान लेते हैं। मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हम सब मिडिल क्लास में आएंगे नॉर्मली। देन देयर इज स्किल्ड लोअर मिडिल क्लास, स्किल्ड मैनुअल वर्कर्स, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स और पुअर अंडर क्लास। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स और स्किल्ड मैनुअल वर्कर्स का एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें इंडिया की मेजॉरिटी रहती है। मेजॉरिटी वैसे कहा जा सकता है कि पुअर अंडर क्लास में भी आएगी, पर अब जो है अगर आप देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर कम हो गया है। अब अनस्किल्ड मैनुअल लेबर अगर वो ऐड कर लो तो बड़ा मेजॉरिटी इसी में आता है, जो या तो फार्म्स पे काम करते हैं या बाहर शहरों में माइग्रेट करते हैं। ये एक बड़ा सेक्टर है जहां बहुत से मेजर लोग रहते हैं। अब जो अभी तक हमने डिस्कस किया, फैमिली स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी या सोसाइटी का चेंज, अब ये देखो ये जो ग्रुप के लोग हैं इनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति यूपी या बिहार से एक बस पकड़ के पंजाब काम करने आ रहा है, हरियाणा, उसकी फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटल चेंज का। हाउ दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोसाइटी हेल्पिंग हिम आउट। सो पहले वो अगर यहाँ काम करने आते तो अपने परिवार से टच में नहीं रह सकते थे। नाउ ही इज इन टच विद देम, ही इज गेटिंग इन टच विद देम, ही इज एबल टू सेंड देम मनी वाया सिंपल यूपीआई। सो टेक्नोलॉजी ने इनेबल कर दिया कनेक्टिविटी टू अ लार्ज चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद द फैमिलीज। पहले क्या होता था कि आपको पैसे साहूकार को देने होते थे, या फिर यहां से आप एक हुंडी सिस्टम होता था या मटका सिस्टम, यहाँ पैसे दो वहां कोई और पैसे देगा, एक चार्ज करेगा अमाउंट और पैसे वहां पहुंच जाएंगे। वहां पे इनको कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, अब वो समस्याएं झेलनी नहीं पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट फैमिली स्ट्रक्चर का जो टेंशन है इनके पास भी हो गया है कि अब जो वर्किंग क्लास है, हमें दिखता है कि शायद वहां न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा, बट इवन ऑन दैट लेवल वी आर सीइंग अ स्ट्रक्चर जहां परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो पहले वो जॉइंट में रहते थे, अब उनको दिख रहा है नहीं हम 2 लोग अलग रह लेंगे, हमारा परिवार अलग हो जाएगा, मैं काम करके आऊंगा 1 महीने, उधर घर अच्छे से चलेगा, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी, कैसे जीना है उस हिसाब से। बट अगर कोई 3 महीने बाहर है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, देन व्हाट हैपेंस, या बीमार पड़ गई तो क्या होगा। सो दे आर फेसिंग इश्यूज एंड स्पेसिफिकली इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक जो लोग फंस गए थे क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर घर पे था ही नहीं कुछ। सो दे हैड ह्यूज इश्यूज इन मैनेजिंग दैट। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑलवेज ऐड दिस सेक्टर, अनस्किल्ड स्किल्ड वर्किंग क्लास की जो जनरेशन है उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, उसका जो शेयर है, वो आपको हर आंसर में ऐड करना है। हमारे आंसर्स में जनरली ये 2 जो वर्किंग ग्रुप है इसकी इनका डायमेंशन ऐड नहीं होता, यू नीड टू ऐड दैट डायमेंशन इन दिस। सॉरी, तो 2 एग्जाम्पल ये आपके बुक के ही हैं, स्वामी विवेकानंद या शंकराचार्य का, जहां उन्होंने फोकस किया था कि कैसे आप जोड़ सकते हो चीजों को। और
मोरल बढ़ाता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, नथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देन ऑन किनशिप, किनशिप मतलब क्या होता है? किनशिप की स्पेसिफिकली हिंदी मुझे नहीं पता, बड़े अफसोस की बात है, ठीक है। सो किनशिप मतलब होता है कि आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हो किसके प्रति, या तो वही अब जो मॉडर्निटी ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो, मैं आपको किनशिप पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ और मुझे किनशिप की हिंदी नहीं पता, सो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं व्हेन यू मिक्स अप टू थिंग्स रेदर टू मच। सो जनरली इन टर्म्स ऑफ किनशिप इट इज सेट बाय कहाँ आप रहते हो, मतलब किनशिप की हिंदी मिली आपको? ये तो बहुत जनरल टर्म है रिश्तेदारी वाला। सो रिश्तेदारी होता है। हाँ, एक तरह से मतलब कुछ एक टेक्निकल वर्ड जो हिंदी के आते हैं, कुछ वैसा होता, तो टेक्निकल वर्ड तो नहीं हुआ, पर नॉर्मली देखो किनशिप की जो पूरी कहानी है, इंडिया में किनशिप इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन लेट्स से इन वेस्ट की किनशिप ऐसी होती है कि इट इज मोर अबाउट ब्लड लाइन्स पे, पर इट गेट्स थिनर एंड थिनर विद पैसेज ऑफ टाइम। 18 साल के बाद बच्चे अकेले रहने चले गए, ठीक है, एंड दे हैव मूव्ड आउट, तो वो शहर में वापस कम आते हैं। दिस इज मॉडर्न स्ट्रक्चर। इन इंडिया व्हाट हैपेंस दैट आपने कहाँ शादी करी, इट क्रिएट्स अ किनशिप विद दैट फैमिली ऑफ द पार्टनर, देन यू हैव किनशिप जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपके यार दोस्त हैं, फैमिलीज हैं। फिर हाउ टू रेज अ चिल्ड्रन, यहाँ पर आपकी किनशिप बच्चों के साथ तो हो रही है, उनके जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी किनशिप ग्रो हो रही है, और किनशिप की वजह से आप ये सब चीजें किस तरह से करोगे ये भी डिटरमाइन होता है। कि अगर मान लो कि मेरी जो टाइम कितना हो रहा है, हाँ वी हैव सम लेस टाइम लेफ्ट, तो दो किनशिप के टर्म्स में कि अगर आप किससे शादी करोगे क्या डिटरमाइन करेगा। इन योर केस व्हाट विल डिटरमाइन हु विल यू मैरी, मतलब एक एक्स जो लेट्स से कश्मीर में रह रहा है और एक वाई जो मान लो कहाँ भेजें इसे, विशाखापट्टनम भेज देते हैं, ठीक है। सो एक्स और वाई जनरली आप मान लो मदुरै भेजते हैं वाई को, एक्स इन कश्मीर वाई इज इन मदुरै, तो एक्स और वाई जब शादी का डिसीजन लेंगे तो क्या इन जनरल क्या चीजें होंगी जो डिसाइड करेंगे वो किससे शादी करेंगे। मैंने मदुरै और कश्मीर का नाम इसलिए नहीं, अलग अलग शादी कर रहे हैं। सो बेसिकली वैसे देखा रहेगा ना कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड देखेंगे आपस में, स्टेटस देखेंगे, और नॉर्थ का वो दोनों दिल्ली आके शादी कर रहे हैं तब बताओ, वो दोनों दिल्ली आके शादी कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, तब बताओ क्या देखेंगे पहले। मैंने टेक्निकली यूज वर्ड कल्चर से तो कास्ट हाँ, कल्चर से आपने बोला, कास्ट लेकर जाते हैं साउथ में। हाँ, कास्ट से पहले हम आएंगे क्योंकि मैंने कश्मीर और मदुरै एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों ही मेजरली डिस्टिंक्टली रिलीजियस सिटीज हैं विद अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और यहाँ पर एक हिंदुइज्म टूरिज्म प्लेस है जहाँ मंदिर की मेन पता है। सबसे पहले अगर कोई कश्मीर दिल्ली में आता है, इन जनरल कह रहा हूँ मैं, नॉट इंडिविजुअल, ऐसा माना जाता है कि कोई मदुरै से आएगा तो वो पहले देखा रिलीजन कौन सा है मेरे पार्टनर का, whom they marry will decide by which religion they follow. Why? Because their family, their parents, their culture will only accept certain people, right? उसके बाद अगला स्टेप देखो कहाँ वो रहेंगे, वो भी कुछ हद तक डिसाइड होगा कि वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब कोई मदुरै से आ रहा है, सो इफ आई कंसिडर हिम हिंदू जो पूजा कर रहा है, तो वो जाके मस्जिद के साइड में रहना प्रेफर नहीं करेगा, ही वुड प्रेफर टू लिव नियर मंदिर। कोई कश्मीर से आ रहा है, ही फॉलो द पर्टिकुलर रिलीजन या इस्लाम फॉलो कर रहा है, तो वो चाहेगा मस्जिद के पास रहे, मंदिर के पास ना रहे, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कल्चर फॉलो नहीं करते हैं। हाउ दे रेज द चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी डिसाइड बाय दैट, बट किनशिप इज नॉट नेसेसरली कि आप कहाँ पैदा हुए हो या क्या रिलीजन फॉलो करते हो। समटाइम इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स दैट कि आप किस तरह की विचारधारा फॉलो करते हो या विच टाइप ऑफ डिसीजन यू मेक। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ लोग एथिस्ट हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर कश्मीर से आए, कन्याकुमारी से आए, ही विल हैव अ सिमिलर वैल्यू सेटअप कि वो एथिस्ट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रिलीजन क्या है मेरे पार्टनर का, but then he will have certain cultural things which will dictate. For example, vegetarian है, नॉन वेजिटेरियन है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि वो क्या कर रहे हैं। सो किनशिप इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एट टाइम्स, बट इंडिया में क्योंकि हम जनरली सोचते हैं उसको बहुत इजीली डिफाइन कर देते हैं कि वो आप किससे मदद मांगने जाएंगे, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगी, क्या आइडेंटिटी है, कैसे वो दूसरे को बिहेव करेंगे, इनमें किनशिप बहुत मैटर करती है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू टाइप्स ऑफ किनशिप, व्हाट इज एफिनल एंड व्हाट इज कंसेंगुइनस। कंसेंगुइनस, सैंग्विन मतलब होता है ब्लड, तो एक तो खून का रिश्ता हो गया और एक हो गया शादी का, एफिनल किनशिप। तो जनरली दो लोग जब शादी करते हैं, सो दे गेट कनेक्टेड विद द साइड ऑफ द फैमिलीज एज वेल। सो
a person who is related to you and who is not related to you, your way of interaction with them is different, right? अगर कोई आपसे रिश्तेदार है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, तो obviously there's a way of difference in interacting with them. So how kinship will dictate your behavior is determined by the culture in which you live. For example, इंडिया में ब्लड रिलेशंस को कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आपके मामा, चाचा, बुआ एटसेट्रा आप लंबे समय तक लेके जाते हो. In Western societies, this consanguineous kinship is not that spread out. इंडिया में ज़्यादा spread out है, which is again a peculiar thing with Asian और Indian culture, Indian society का part है. Affinal kinship के केस में भी यहाँ पर इंडिया में affinal kinship mix हो जाती है consanguineous kinship के साथ. कैसे कि लड़की के ब्लड से जो रिलेटेड है वो आपसे रिलेटेड हो गया. In terms of European or modern societies, what we see, you know the girl, you know the girl's parent, that's it. इन इंडिया यू नो पूरी बारात उस साइड से कि कौन है, कहाँ है, किसका है. आपके साइड के सभी लोग जानते हैं, उनके साइड के सभी लोग आपके फैमिली की साइड को जानते हैं. सो दिस इज अ मिक्सअप बिटवीन दीज टू थिंग्स एंड दैट्स व्हाई द किनशिप व्हिच वी विटनेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरली ओनली बेस्ड ऑन अफिनल और कंसैंग्विनियस. दे ऑलवेज मिक्स अप, राइट? सो व्हाट डिसाइड्स किनशिप? इसमें पहला तो जो आपका ब्लड वाला रिलेशन आ गया, वो तो पहले की बात आ गई कि भाई फैमिली का स्ट्रक्चर है, जहां पर रहते हो वो सारी चीजें. विद योर लाइफ यू गेट newer interactions when you enter a stage of marriage. So it makes marriage very important. Obviously marriage is important because it decides your family, it decides your choices, and it also decides your kinship and your way of life in a way. Because after getting married, if you marry a different person, if you follow, यहाँ पर एक term बड़ा important है, whether the marriage is endogamous or exogamous. So if a marriage is exogamous, you will be exposed to a new culture, new type of belief system. Agar endogamous hai, then it will more or less similar, but then it will decide with whom you will have more interactions and type of cultural mechanism which you will follow. Decision making या cultural mechanism जो आप follow करोगे. जो भी family structure exist कर रहा है वो सब marriage की वजह से कर रहा है. और in Indian society, how marriage and family is different from Western marriages. How is it different? कोई difference है इंडिया की शादियों में जो बिल्कुल अलग बनाता है इंस्टीट्यूशन को बाकियों से? Sorry? अच्छा, big fat wedding, okay. नहीं, वो तो occasion की बात हो गई, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ. सर सेरेमनीज काफी सारे होते हैं और उसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा हटके है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मैरिजेस. नहीं, वो सेरेमनी की बात आप फिर कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ what institution. हाँ कास्ट एंडोगेमिक एंड बोथ एंडोगेमिक. हाँ, तो उसका वो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ इट इज मोर एंडोगेमस. हाँ, फॉलो किया. एंडोगमी इज मोर स्ट्रिक्टली फॉलोड देन कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर्स. क्योंकि वहाँ एक तो ये भी बात है रिलीजियस होमोजेनिटी है मेजरली, बट स्टिल उस रिलीजन के अंदर क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं मेजरली, एक और रिलीजन है तो दे फॉलो एंडोगमी, एक्सोगमी. बट इन इंडिया वी हैव स्ट्रिक्ट एंडोगेमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. ऑल्सो what happens is that कि एक तो strict endogamy आप follow कर रहे हो, प्लस इससे निकलना बड़ा मुश्किल है. Because marriage in India is not a legal thing or something which is just for the sake of facilitation. It is a sacred concept. मतलब शादी से निकलना मुश्किल है. अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदू कल्चर की बात करूं, इट्स अ सैक्रोमेंट कि भाई आप 7 जन्म तक ले जा रहे हो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, बाकी रिलीजन में भी आप जाओ तो इवन इन क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, एनी रिलीजन ग्रुप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ मैरिज. आप डिवोर्स ले सकते हो, बट टेकिंग अ डिवोर्स हैड अ सोशल कोनोटेशन कि भाई इंडिया में डिवोर्स लेना इज फार डिफिकल्ट बिकॉज डिवोर्स के बाद जो स्थिति होती है इट इज फार डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से इन यूरोप और इन अदर कंट्रीज. सो इन इंडिया दिस इज मच मोर different. But this institution which is so important has seen radical changes post independence. Radical changes in regards to what? पहले जो शादियां होती थी एक बार हो गई तो हो गई, तलाक रेयर थे, डाइवोर्सेस रेयर थे. अब जो हो रहे हैं दे आर मच ईजियर टू गेट आउट ऑफ इट, ईजियर एटलीस्ट लीगली. दो चीजें होती हैं, एक होता है कि शादी कर लेना और शादी के बाद आपने अलाउ कर रखा है लीगल कि शादी कर लेना. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ LGBTs, लाइक so marriages are not right now legally allowed as per se in India, but they are not unallowed as, मतलब legal अभी कुछ उसके ऊपर clarity नहीं है, but practicing that is not banned in India, so practicing is legal. So एक बार इंडिया ने अलाउ कर दिया कि चलो भाई अब गेज लेस्बियंस शादी कर सकते हैं, so it will not mean कि सोसाइटी कल उसको मान लेगी.
क्योंकि स्टेट ने तो बोल रखा है डोरी खत्म करो, खत्म हुई नहीं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन मैरिजेस, इज डोरी नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मैरिज सिस्टम? यस. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज in which society or state are in conflict, not in conflict but they are anachronous. मतलब उन्होंने पहले रूल बना दिए, फॉलो हो नहीं रहे. फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लिए इंडिया में डिफरेंट है, कस्टम्स दे फॉलो आर डिफरेंट, स्टेट की कुछ पॉलिसीज हैं ऑन मैरिज विच सोसाइटी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली फॉलोइंग. प्राइम एग्जाम्पल बीइंग डोरी. सो द चेंजेस इन मैरिज सिस्टम विद रीसेंट टाइम्स हैव इंपैक्टेड इन सोसाइटी किनशिप, और इसलिए जो स्ट्रक्चर बदल रहा है किनशिप का, वो कैसे बदल रहा है वो हम समझेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि हाउ वी आर चेंजिंग दैट. सो पहले धर्म या ड्यूटी थी, ठीक है, अब क्या बन गया? लॉन्ग लाइफ कंपेनियनशिप. अब आपका धर्म या ड्यूटी नहीं, आप शादी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज यू वांट अ कंपेनियनशिप, यू वांट टू हैव एटलीस्ट सम पार्टनर ताकि आप अकेले ना रह जाओ. It's now marriage is a way, a tool to have a prosperous life. It is a tool to excellence in that dimension. Then again, ये मैंने mention अभी आप कर पाऊंगा या नहीं. I think we will be done after this. Let's discuss this. शादियाँ किस तरह की होती हैं, तो उसमें जनरली हम शादियों की बात करते हैं तो एक आदमी और एक महिला, which is called as monogamy. तो शादियों के जो तरीके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. मोनोगैमी मतलब एक सिंगल पार्टनर. पॉलीगैमी वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ. देन देयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीएंड्री, जहां वन वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स. तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. इंडिया में मेजरली मोनोगैमी फॉलो होती है, इंडिया में पॉलीगैमी बैंड है मेजरली. तो इंडिया में रिसेंटली जो स्ट्रक्चर था पहले वाज नॉट मोनोगैमस, वी यूज्ड टू फॉलो पॉलीगैमी इन मेनी सिस्टम्स, बट रिसेंटली वी आर सीइंग, रिसेंटली क्या काफी टाइम से आर सीइंग अ फोकस ऑन मोनोगैमस मैरिज. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोनोगैमस मैरिजेस ओवर पॉलीगैमस मैरिजेस? क्यों मोनोगैमी बेटर है पॉलीगैमी से? बेसिक सा क्वेश्चन है. So mutual respect towards each other. Because in polygamy you have equal partners. Monogamy you have equal partners, right? So in polygamy you are saying that there's one husband, there are multiple wives. So you're saying that a man is more needed for a marriage than women because you can have multiple women, but there's only one man is required. He's enough for that. So equality, and I believe in basic human decency के लिए भी you need to have monogamy, not polygamy, because it creates a structure which is very हायरार्किकल इवेंचुअली. क्योंकि अगर कई सारी वाइफ्स हैं या कई सारे हस्बैंड किसी एक वाइफ के हैं, सो इट विल ऑब्वियसली क्रिएट मल्टीपल हायरार्कीज इन दैट रिलेशनशिप विच विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स. एंड ऑब्वियसली I don't think this question will ever come in your exam to defend polygamy, but it's very generally it is not sustainable and it is not social or even ethically and morally correct. So that's why we see the changes. And key concept in age of marriage की change और increase in divorce and desertion rates. When we talk about change of age, how does it impact the institution of marriage? How it has changed or how it has impacted it? Better maturity level. की डिफरेंस क्या होगा? देखो, पहले अगर आप 14-15 साल में शादियां कर रहे हो, So reproductive age का concept. फर्टिलिटी इज अ मेजर कंसर्न. सो जो फैमिली का साइज होता है वो मैरिज से डिसाइड होता है ना. शादी होगी तभी फैमिली बढ़ेगी. सो अर्लियर यूज्ड टू हैव गेट मैरिड एट अर्लियर स्टेज. सो बाय द टाइम समवन रीचेस 40-45 they will have 5 children, 10 children. Now people are marrying at 35. So by the age they reach 40 they will have 1 or 2 children. So necessarily fertility rate गिर गई और number of children are down as well. And why this is happening? They are going ahead. एक तो legally permission age आपने बढ़ा दी, plus दूसरा by choice people are getting married late because they are exploring the opportunities which they have, whether educational or financial or economical, which is creating a society which has matured people getting married, which has its own significance: economic security, health security, financial security. And we are having a post puberty marriage setup जो काफी टाइम से चला आ रहा है. Also case of divorces are going up and issues in that. So divorces के cases बढ़ने का कारण क्या है?
We just discussed that. The concept of nuclear family is one reason. Apart from that, not necessarily nuclear family is the reason. Issued with that, right? If you reason why we are seeing increase in divorces. Sorry. इंडिविजुअलिज्म एंड न्यूक्लियर फैमिली को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते उसमें कि भाई इसकी वजह से डाइवोर्स हो रहा है. सर, एक बाल विवाह बहुत बड़ा कारण है इसकी राजस्थान में होती है। बताओ. बाल विवाह। बाल विवाह. बाल विवाह किस चीज का? डाइवोर्स का. हाँ, बहुत बड़ा कारण है। जब बाल विवाह में एक ये भी होता है कि छोटों की सगाई कर दी जाती है, नाइस पॉइंट. फिर उस लोगों नहीं होता। तो इसमें बात एक तो चाइल्ड मैरिज इलीगल है, ठीक है, तो वो तो पहले इंस्टीट्यूशन इलीगल हो गया. लेकिन उसमें एक एज डिफरेंस मतलब वो भी होता है सर, उसमें भी छिपा हुआ कंसेप्ट है। अच्छा. जैसे कि राजस्थान में स्पेशली ये चीज़ बोली होती है कि 5-6 साल की लड़की है और ऐसे वो उनकी सगाई कर दी जाती है ओके. और फिर वो टूटती वगैरह नहीं है, फिर उनकी शादी कर दी जाती है तो फिर उनको वो नहीं होता। ये डिफरेंस वाला बहुत समझता है। आपने बोला जो एक पॉइंट आपने बोला अच्छा एज डिफरेंस अभी मान लेते हैं एक पॉइंट एंड देन यू आर सेइंग कि चाइल्ड मैरिज जो आप कह रही हैं उसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट जो है, जो मेजर प्रॉब्लम है, इट इज अबाउट कंसेंट. लड़की का कंसेंट नहीं लिया गया, लड़के का कंसेंट नहीं लिया गया, दे गॉट मैरिड, टेक्निकली शादी हुई नहीं है, दे हैव कमिटेड, शादी बाद में करेंगे. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट. नाउ आई थिंक आज की क्लास को यहाँ हम रोकते हैं.